वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं कुछ अरसे पहले ये एक बीसीजी की रिपोर्ट थी, आपको शायद नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जिसको मैं थोड़ा-सा स्टडी कर रहा था। इस पे मैंने कुछ और भी वीडियोज़ बनाई हैं। जब ये नज़र आ रहा है कि जो पूरी दुनिया का जो एक पावर हाउस है यूएस, उसके अंदर किस तरह से लोग मोबिलिटी है, उसके अंदर टैलेंट मोबिलिटी है और लोग पॉज़िटिव माइग्रेशन अभी भी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अपने से बहुत छोटा मुल्क, यूएस से बहुत छोटा मुल्क यूएई, वो भी एक लेवल पे नज़र आता है। और इस चार्ट में देखेंगे तो यूएई भी आपको पॉजिटिव टैलेंट मोबिलिटी के अंदर नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली एक सबसे प्रोमिनेंट मुल्क एक ज़माने का, वो आजकल पॉपुलेशन डिक्लाइन, अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन उसमें नज़र आई है और टैलेंट मोबिलिटी के अंदर भी नेगेटिव टैलेंट मोबिलिटी इन परसेंटेज नज़र आ रही है। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मुझको यूएई के अंदर नज़र आते हैं, वन ऑन वन कॉल्स के अंदर बात करते हैं या ईमेल्स आती हैं, तो और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, बट दे नीड टू बी एड्रेस्ड बिकॉज़ हमें जो चीज़ लगती है कि बहुत हमारे लिए कॉमन है, वो हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होती वो इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ बनाई हुई हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बनाई हुई हैं, लेकिन आज मेरी पॉडकास्ट है आमिर जीवानी के साथ। इनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोलैब किया हुआ है। अपने बारे में खुद बताएँगे आमिर आमिर, लेकिन इनकी जितनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं रिगार्डिंग कनाडा, मूविंग टू यूएई, टैक्सेस, इन वो लाइक वन्स यू आर मूविंग टू यूएई, उसमें कितने टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, किस तरह के टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कनाडा से यूएस जो लोग जाते हैं उनको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आज हमारी ये इसी इन सारी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात हुई है। और इसी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अबाउट सैलरीज़ इन द यूएस, और वहाँ से कुछ डॉक्टर्स मैंने देखा था अभी माइग्रेट कर रहे हैं। यूएस की एक छोटा-सा हम पॉइंट भी इसमें डिस्कस करेंगे। और अभी जब मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो कि मुझे नहीं पता थी, उस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो थी अबाउट पीपल हू आर मूविंग फ्रॉम द यूएई टू कनाडा, या अपने बच्चों को जो भेजते हैं बीइंग स्टूडेंट, तो उसके अंदर वो किस तरह से टैक्स रिबेट ले सकते हैं। वो बहुत सारी बातें हुई हैं। सो विदाउट फर्दर डू मैं अभी डायरेक्ट आमिर की तरफ चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, और खुद ये अब यूएई में होते हैं, तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ और अपनी सर्विसेज़ के बारे में, और फिर हम आगे कनाडा से रिलेटेड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आमिर, थोड़ा-सा अपने बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें, ऑल्दो कि हमारी पहले पॉडकास्ट हो चुकी हैं, बट स्टिल जिन लोगों ने नहीं देखी, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी, तो मेरा नाम आमिर जिवानी है और मैं एक टैक्स अकाउंटेंट हूँ। अम, मेरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो कनाडा, यूएस और यूएई में है फिनेक्शन के नाम से। हम लोकली भी इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो बिज़नेसेस हैं उनको बुक कीपिंग, पेरोल टैक्स की सर्विस देते हैं, इंडिविजुअल को पर्सनल टैक्स की सर्विसेज़ देते हैं। और उसके साथ ही बिकॉज़ वी आर इन दोज़ 3 कंट्रीज़, तो ऑब्वियसली जब कोई मूव करता है बिटवीन दीज़ कंट्रीज़ तो बड़ी डिफरेंट किस्म की क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस होते हैं, व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर टैक्सेशन इन दैट लोकल कंट्री। तो वो हमारा एक नीश है कि हम जो जब लोग मूव हो रहे होते हैं तो उन्हें उस क्रॉस बॉर्डर के लिए भी एडवाइज़री भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी टैक्स फाइलिंग्स भी करते हैं, जो डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी फुलफ़िल करने में उनकी मदद करते हैं। सही। एंड द आइडिया इज़ टू मेक देयर लाइफ ईज़ी। जब आप मूव हो रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो साथ में एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग कि जिसमें आप अपने उन चैलेंजेस को डिस्कस कर सकें। अच्छा, मेरे पास जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना कनाडा से रिलेटेड, तो लोग जो हैं, ऑल्दो कि मेरा अपना बेटा भी कनाडा में है एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो बिकॉज़ ऑफ वो लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो बहुत सारे लोग जो है ना उसको थोड़ा-सा ऑफेंसिव ले लेते हैं फॉर सम रीज़न। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदा मेरे ख्याल से अपने आप को सेफ पहले करना चाहिए, बाद में बाकी चीज़ें होनी चाहिए। तो हुँ, जो लोग यहाँ कनाडा से मूव कर रहे हैं यूएई, हुँ, हुँ, या पूरी दुनिया से जो कनाडा मूव कर चुके हैं पहले और अब वापस आ रहे हैं, रिवर्स हुँ, माइग्रेशन जिसे कहते हैं, हुँ, तो वो फॉर सम रीज़न इट इट इज़ हैपनिंग फॉर सम रीज़न। हुँ, तो कुछ चीज़ें मुझे बताएँ जो आपने अभी प्रैक्टिकली देखी हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि आप तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डील करते होंगे। बिल्कुल। तो पहले कैसा था, अब कैसा है? आप हुँ, रिसेंटली हुँ, दोबारा से मूव हुए हैं, पहले भी आप हुँ, यूएई में रहते थे, फिर कनाडा बिल्कुल। गए, फिर दोबारा से वापस आए, तो अब क्या क्या देखा है? किस तरह के केसेज़ आप देख रहे हैं? अच्छा देखें, कनाडा 2015 वर्सेस 2025, आगे हम ऑब्वियसली जब चैलेंजेस की बात करेंगे तो यूएई की भी बात करेंगे। तो कनाडा जब हम बात करते हैं 2015 वर्सेस 2025, तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, सही है? अच्छा, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट चेंज, लेट मी एडमिट दैट इट्स नॉट अबाउट एंटी कनाडा प्रो यूएई और एंटी यूएई प्रो कनाडा। इट्स बेसिकली अबाउट प्रो फ्लेक्सिबिलिटी, सही है ना? प्रो अपॉर्च्युनिटी। तो एवरीबॉडी वुड बी डिफरेंट, एवरीबॉडी वुड हैव अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है? एक सेट ऑफ फैमिली के लिए जो चीज़ अपॉर्च्युनिटी है शायद वो दूसरी फैमिली के लिए ना हो। हुँ, इसी तरह उस सेट ऑफ फैमिली के लिए जो चीज़ आज अपॉर्च्युनिटी है कल वो ना हो, उसके मुकाबले में दूसरे फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएँ एंड दे माइट मूव बैक बिटवीन दीज़ 2 कंट्रीज़ और एनी अदर कंट्री।
तो नथिंग इज़ रियली कार्व्ड इन स्टोन कि हमेशा उसने ऐसे ही चलना है। इट्स जस्ट दैट कि आज की तारीख में जैसे आपने बात की कि एज़ अ फैमिली यूनिट आपने देखना होता है कि आज की तारीख में मेरी फैमिली के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या है, हुँ, ठीक है? ऑब्वियसली उसके डिफरेंट वेरिएबल होंगे, उसका एक वेरिएबल टैक्स का भी होगा, उसका एक वेरिएबल आपकी लाइफ़स्टाइल का भी होगा, एक वेरिएबल शायद आपके 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 लिए जो कल्चरल वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है उसका भी होगा, एक वेरिएबल फिज़िकल लोकेशन का भी हो सकता है। हुँ, तो बेस्ड ऑन दैट एवरीबॉडी हैज़ टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड जब आप वो डिसीजन लेते हैं, तो दैट डज़न्ट मीन कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं या यू आर बेट्रेइंग योर ओथ ऑफ एलिजेंस विद द क्वीन नॉट क्वीन अब किंग सॉरी। तो यू आर बेट्रेइंग योर ओथ ऑफ एलिजेंस इट्स हुँ, जस्ट दैट कि आपके लिए इन अ गिवन सिचुएशन वो चीज़ उस तरह से वर्कआउट करती है एंड दैट इज़ द रीज़न देयर आर लॉज़ व्हिच एक्सिस्ट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। हुँ, तो कहीं भी आपको कनाडा ने मना नहीं किया कि जी आप ना जाएँ ये वो, ठीक है। इफ यू फाइंड समथिंग बेटर यू कैन ऑलवेज़ कम बैक एंड दे वेलकम यू विद ओपन हैंड्स, राइट? हुँ। ओपन हैंड्स एंड मेबी सम टैक्सेस नहीं नॉट आते हुए, जाते हुए। व्हेन यू आर गोइंग हाँ, तो दे लेट यू गो, दे फेयर यू गुड बाय एट पियर्सन एयरपोर्ट विद ओपन हैंड्स बट विद सम टैक्सेस, हुँ, जिस पे हम आएँगे। ओके, सो लेट्स कम टू द एक्चुअल जो आपका सवाल था कि क्या डिफरेंस है, व्हाई दिस रिवर्स माइग्रेशन इज़ हैपनिंग? तो उसमें 2 किस्म के फैक्टर्स हैं, देयर आर पुश फैक्टर्स एंड देयर आर पुल फैक्टर्स, सही है ना? पुश फैक्टर्स में अगेन जो मैंने बात की कि 15 वर्सेस 25 का कनाडा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ बिग फैक्टर, सही है? जब मैं गया था 2017 में वर्सेस अभी 2025 के अंदर अगर हम जीटीए की बात करें, थोड़े से रेंट ठीक है अभी 1 साल में नीचे आए हैं, बट जनरली इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। रेंट तो फिर भी अपनी जगह है, लेकिन इट हैज़ बिकम मच मोर एक्सपेंसिव टू ओन अ प्रॉपर्टी in Canada, in GTA, lately in last few years, स्पेशली जो लोग न्यू आए हैं 2022-23 में जो आए हैं, उनके लिए आज की तारीख में प्रॉपर्टी अफोर्ड करना इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर थोड़े से प्रॉपर्टीज़ के रेट नीचे गए हैं, देन एट द सेम टाइम बहुत देयर आर ज़्यादा। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ व्हिच आर देयर। ठीक है, जो टैरिफ का इश्यू चल रहा है उससे एक अलग जो है लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो एक तो इकोनॉमिक हो गया, दूसरा लोगों का रीज़न होता है एंड अगेन दैट इकोनॉमिक इज़ रिलेटिव, मेबी यू आर डूइंग वेरी पर्सनली एज़ अ फैमिली यू आर डूइंग वेरी गुड इन कनाडा, और यू डोंट नीड टू कम टू यूएई, बट फॉर सम अदर फैमिली देयर माइट बी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हियर। तो एक तो इकोनॉमिक हो गया रीज़न। दूसरा रीज़न जो होता है वो आपका होता है कि लाइफ़स्टाइल, कल्चरल चीज़ें, डिफरेंट कनाडा की चीज़ें होती हैं जिससे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या अम, जो उनके डिसीजंस हैं, जो हमारे लाइफ़स्टाइल को एज़ अ कैनेडियन अफ़ेक्ट करते हैं, तो देयर माइट बी सम पीपल हू माइट नॉट एग्री टू देम, हू माइट नॉट बी विलिंग टू हैव दैट इन देयर लाइफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल एलजीबीटीक्यू का इश्यू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अम, जो कैनबिस वहाँ पे लीगल है, ठीक है? तो फॉर सम पीपल दैट माइट बी अ चैलेंज कि नहीं मैं नहीं चाहता कि जो है वो हो। तो एंड अगेन दोज़ पोज़ीशंस कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ इन योर फैमिली यू वुड से दैट मैं नहीं चाहता कि एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ यू से ओके नाउ माय किड्स आर मैच्योर इनफ दे इट्स ओके। दे नो व्हाट डिसीजन टू मेक। तो कल्चरल आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से प्लस ऑब्वियसली यूएई रिलेटिवली आपको वो क्लोजनेस टू कल्चर देता है अगर स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। Local geographical proximity is another reason a lot of people have moved because they may have parents in Pakistan or India and close है 2 घंटे की फ्लाइट है। some people just want to travel around the world। अब कनाडा में हैं आप लिमिटेड हो जाते हैं in terms of easy convenience। दुबई जो है इट्स स्टिल अ हब फॉर अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज फॉर गोइंग टू यूरोप और यूरोप, फॉर गोइंग टू ये आसियान। एशिया पैसिफिक और हुँ, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं सिंगापुर वगैरह। तो वो ठीक है हमने यूएस देख लिया जितना देखना था, सम पीपल कैन से ऑल्दो यूएस इज स्टिल ह्यूज, यूएस कनाडा, बट देन इसके अलावा इफ यू हैव टू यू ट्रैवल अ लॉट देन दैट कुड आल्सो बी ऑब्जेक्टिव। तो वो तो पुश फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स में जो है मेनली आपका स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट यूएई तो उसमें टैक्स, ज़ीरो इनकम टैक्स ऑन पर्सनल इनकम इज़ अ बिग फैक्टर फॉर पीपल बिसाइड प्रॉक्सिमिटी और ये तमाम चीज़ें। बट एज़ वी गो फर्दर इनटू द प्रेज़ेंट इनटू द पॉडकास्ट तो वी विल डिस्कस के वो ज़ीरो को भी हमें वी हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट के देयर आर अदर स्ट्रिंग्स अटैच्ड व्हिच शुड बी पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन एंड योर कंसिडरेशन बिफोर यू मूव। बिल्कुल सही है। अच्छा इसके अंदर जो लोग मूव कर रहे होते हैं कनाडा उन वो कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स भी होते हैं ना इसके हुँ, अंदर हुँ। एक तो होता है जो मूव करने के टाइम पे चैलेंजेस होते हैं हुँ, बट बिफोर प्लानिंग टू मूव टू दुबई जिसमें मैं हुँ, बहुत सारी इस तरह के केसेस के अंदर देखा है मैंने
हुँ, कि कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना लोगों को नहीं पता होती हैं और कुछ रियलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले बल्कि इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक साहब ने मुझको ईमेल की थी और उसमें बताया था कि तकरीबन $75,000 दिरहम्स उनकी सैलरी है आफ्टर मूविंग फ्रॉम कनाडा टू दुबई। बट एट द सेम टाइम उनको बहुत सारे पर्क्स नहीं मिल रहे जो कि फॉर ग्रांटेड होते थे। लेट्स से बच्चों की एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर तो मिल रही थी उनको, बट हेल्थ दिस बच्चों की एजुकेशन इज़ समथिंग व्हिच इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स। और इस सैलरी बैंड के अंदर लेट्स से 75,000 हुँ, दिरहम्स पर मंथ के ऊपर अगर कोई आ रहा है तो नॉर्मली मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा। सो किस तरह के आप देख रहे हैं कि मिसकॉन्सेप्ट्स हैं ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज, लेट हुँ, अलोन के वो अभी हम जब आएँगे उसके ऊपर के वो मूव करते वक़्त क्या-क्या चैलेंजेज़ हुँ। हैं? तो मिसकॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी-सी बात करें। अच्छा देखिए मिसकंसेप्शंस rather than I would say those are the challenges you have to be aware of. हुँ, हुँ। तो उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि ऑब्वियसली कनाडा का जो 2 बेहतरीन प्लस पॉइंट माने जाते हैं जिसकी अपनी डिबेट है कि वो होता है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दोज़, वो होते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो उसमें अब होता ये है कि व्हाइल यू आर लिविंग देयर तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड राइट कि हाँ ठीक है उसको वो आपके बजट का कहीं पार्ट नहीं होता। ठीक है यू डू एक्स्ट्रा करिकुलर जो उसका पार्ट होगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो के यू जस्ट मूव यू सेंड योर किड टू व्हाटएवर द स्कूल ऑफ दैट एरिया एंड इट स्टार्ट्स। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उसको आपको कोई इतना इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता एंड सेम गोज विद मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एज वेल। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो बड़ी चीज़ें होती हैं ठीक है छोटी चीज़ों के लिए मे बी डेंटल वगैरह के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े बट जो बड़ी चीज़ें हैं कोई के कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गई ये हो गया वो हो गया तो वो उसमें कवर हो जाता है। तो हम जो है थोड़े से उसमें वो होते हैं कि ठीक है ये तो है ही है। यहाँ मूव होंगे तो सबसे पहला चैलेंज आपका आएगा स्कूलिंग का, ठीक है? स्कूलिंग ऑब्वियसली प्राइवेट होनी है। अब प्राइवेट होनी है में कनाडा में स्टिल बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता था। अब यहाँ सोचना अच्छा जी आईबी करिकुलम होगा कि ब्रिटिश होगा कि ये होगा कि अमेरिकन होगा, स्कूल कहाँ होगा? अच्छा अब होता है ना कभी-कभार चॉइस नहीं है। नॉर्मली कनाडा का तो ये है कि जी आप जिस पोस्टल कोड में रह रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या होगा, ठीक है ना? तो इट्स मच ईज़ियर हाँ, उसमें थोड़ी बहुत चॉइस होती है कि आप फ्रेंच इमर्जन में जा रहे हैं या आप नॉर्मल इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजंस आर क्वाइट सिंपल। यहाँ पे फिर आपको होगा कि अच्छा मैं वहाँ भेज दूँ कि मैं वहाँ भेज दूँ, उसकी रेटिंग ये है, उसकी रेटिंग वो है, ये फुल आईबी है, ये पार्शियल आईबी है। आप तो ऐसे स्कूल में भी भेज सकते हैं जिसके आपके बच्चों को 1.5 घंटे की ड्राइव करनी हो या एग्ज़ैक्ट बस से राइड हो। एग्ज़ैक्टली तो हुँ, लोकेशन से पहले इवन पहले तो करिकुलम कौन-सा लूँ वो होता है। अच्छा करिकुलम हो गया, व्हाट यू कैन अफोर्ड सही है ना आपके बजट के अंदर अगर एजुकेशन अलग से नहीं है, अगर अलग से होती भी है तो उसका एक सर्टेन कैप होता है, नंबर ऑफ किड्स का कैप होता है। तो व्हाट यू कैन एलोकेट टुवर्ड्स एजुकेशन उसके अंदर कौन से स्कूल्स हैं। अच्छा अब आपने सोच लिया अच्छा जी मैं चलो आईबी में भेजूँगा, मैं 5,000 खर्च कर लूँगा बच्चे पे और जो है ये कर लिया। अब उसमें जगह भी होनी चाहिए। हुँ। ठीक है? क्योंकि यू विल नॉट ऑलवेज़ गेट द आइडियल सिचुएशन कि आप स्टार्ट ऑफ स्कूल ईयर पे ही मूव हो रहे हो, ठीक है? स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग विद योर जॉब सो यू माइट गेट दैट ट्रांसफर इंटरनल और जो जॉब आपको मिल रही है। आज से 3 साल पहले तक अगर कोई बोले कि भाई मुझे एकदम से वंस इन लाइक एकदम से मुझे कोई ऑफ़र आई है हुँ, फ़रवरी के अंदर हुँ, और मुझे मूव करना है, मैं पहले बोल देता कि हाँ, आप मूव कर जाएँ, कोई मसला हुँ, नहीं है, स्कूल में पैसे दें हाँ, और आप लेकिन अब जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। हाँ, स्पेशली विद अ गुड रेटिंग स्कूल इट हैज़ बिकम वेरी चैलेंजिंग टू हुँ, सिक्योर अ स्पॉट। हुँ, ठीक है? अच्छा अब चलें उसमें अच्छा फिर नॉर्मल लोगों का उसमें रिस्पॉन्स क्या होता है कि ठीक है पहले मैं चला जाता हूँ फ़रवरी है मैं चला जाता हूँ, जून में स्कूल ईयर खत्म होगा और जुलाई में जो है मेरे बीवी बच्चे आ जाएँगे, व्हिच मे लीड टू टैक्स चैलेंजेस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक ठीक है? है। अच्छा तो स्कूल इस मेजर पार्ट जिसके ये सारे चैलेंजेस हैं, ये तो अभी स्कूल की हमने बात की थी, अब स्कूल कहाँ होगा इज़ अनदर चैलेंज क्योंकि स्पेशली जो लोग 2015-16 में दुबई से गए हैं, इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक। हुँ, ठीक है? एक तो एरियाज़ अब डिफरेंट काफ़ी हो चुके हैं। जैसे मुझे याद है 2015-16 में दमक हिल वाज़ नॉट अ थिंग, हुँ। सही है? अब इस तरह के काफ़ी सारे नए नेबरहुड्स आ चुके हैं। जो पुराने नेबरहुड्स हैं उसमें नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो ट्रैफ़िक को एस्टिमेट करना ज़रूरी है अच्छे से कि आप अगर स्कूल है तो कितना टाइम लगेगा, बच्चे का कितना टाइम जाएगा। स्पेशली हम जब कनाडा में रहते हैं तो हम बड़े यूज़्ड टू हो जाते हैं कि गली 2 गली छोड़ के आगे स्कूल है। ठीक है ना? हुँ, हुँ, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो स्कूल बस अवेलेबल होती है और इवन देन वो इतना दूर नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे स्कूल कुड बी एनी स्कूल तो वो दूर भी हो सकता है। अब क्वालिटी वर्सेस लोकेशन ये तमाम चीज़ें स्कूल के हवाले से आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, स्कूल के बाद दूसरा आपका फैक्टर होता है हेल्थ केयर का। क्या इंश्योरेंस अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो क्या इंश्योरेंस आपको मिल रहा है? आप एम्प्लॉयमेंट अगर मिली और आप जा रहे हैं तो और क्या अभी तक इंश्योरेंस हम जो मिल रहा बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड है? हाँ, पर्सन की हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो उसमें आपको क्या क्या इंश्योरेंस मिल रहा है? विल दैट सफाइस एवरीथिंग? उसमें कोई इफ्स एंड बट्स तो नहीं है? वो देखना ज़रूरी है। इंश्योरेंस में क्या एक्सक्लूजन्स हैं जिनकी आपको अदरवाइज़ नीड होती है?
ठीक है? वो आपके लिए उसमें देखना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हो गया इंश्योरेंस का। और अगर वी विल कम टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके क्या चैलेंजेस होंगे। लेकिन फिलहाल जॉब की अगर बात करें तो स्कूल का आपने देखना है, आपने हेल्थ केयर देखना है। कनाडा में रहते हैं तो आप हुँ, सर्टेन कल्चर के आदी हो जाते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? एंड इट्स नॉट जस्ट द रिलीजियस कल्चर, इट्स अबाउट द फॉर एग्जांपल वर्क कल्चर। हुँ, ठीक है? वर्क वर्क कल्चर में ये है कि कनाडा इज़ स्टिल जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है? हार्डली, अब खैर वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट मोर ऑफन देन नॉट योर बॉस वुड नॉट कॉल यू आफ्टर आवर्स। सही है? हुँ। यू आर नॉट रियली एक्सपेक्टेड टू वर्क रियली लेट आवर्स, बट दैट वर्क कल्चर इज डिफरेंट इन और यूके। अगर करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे भी मिल रहे होते हैं, डिफरेंट रेट्स से मिल डिपेंड रहे ऑन द होते हैं। सिचुएशन, सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता है, बट एटलीस्ट अननेसेसरी वाला नहीं होता है। एक तो होता है ना कि जी मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हूँ, एक इवेंट होना है तो सबने एक्स्ट्रा आवर्स लगाने हैं, बट देन पे वो भी आपको फेवर कर देते हैं कि ठीक है भाई अगले 2 दिन हल्का हुँ, रख लो। हुँ, तो रिलेटिवली इट्स मोर बैलेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ कल्चर। ठीक है? अच्छा, मेरा पिछला एक्सपोज़र बैंकिंग में, तो आई कैन कंपेयर बैंकिंग। मेरे काफ़ी सारे दोस्त बैंकिंग में हैं जो कि वहाँ काम करते थे, अब यहाँ पे आ गए हैं वर्सेस, तो आई कैन कंपेयर बोथ, स्पेशली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो बैंकिंग में दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू। जो उनका फीडबैक है वो यही है कि वर्क कल्चर इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। हुँ। यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टे लेट। 7-8 बजे तक इज़ वेरी सिंपल। इन एडिशन टू दैट, जब आप ट्रैफ़िक, कम्यूट और ये तमाम चीज़ें मिला हुँ, लें, हुँ। इतना वर्क फ्रॉम होम नहीं है जितना कनाडा में। कनाडा में बाय द वे अब बहुत कम रही है वर्क फ्रॉम होम। रियली? या ओवरऑल मतलब आई हैव फ्रेंड्स जो कि कोविड में जब 5 डेज़ अ वीक पे थे, अब वो 1 डे अ वीक वर्क हाइब्रिड फ्रॉम पे होम चले पे आ गए हैं गए। लेकिन हाँ, हाँ, मतलब अब वो 1 पहले 2-4 दिन आप घर से करते थे, 1 दिन जाते थे, करते-करते अब 1 दिन घर पे रह उल्टा गए। हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। अब वो भी अब कब तक रहता है, वी डोंट नो। हाँ। तो ये आपको सिग्निफिकेंट वर्क एनवायरनमेंट में चेंज मिलेगा। शायद वो आपके लिए मैटर नहीं करता था जब आप सिंगल थे और यहाँ पे थे, अब आप विद फैमिली आ रहे हैं तो वो मैटर करेगा। तो पुट दैट इनटू योर कैलकुलेशन एंड दैट वुड आल्सो अफेक्ट योर कैलकुलेशन फॉर, अगर आपके बच्चे हैं तो जी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो देन यू माइट हैव टू अफोर्ड अ कॉस्ट फॉर अ नैनी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टू टेक केयर ऑफ दोज़ आवर्स जब आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपकी हो गई वर्क के हवाले से। और दूसरा कल्चर में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आ जाता है कि कनाडा में हमारी आदत होती है चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेने की। थोड़ा-सा अब चेंज हो गया है, बट हिस्टोरिकली आदत थी चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेने की। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो अक्सर यू कुड बिलीव ऑन व्हाट अदर पर्सन इज़ सेइंग। होते हैं वहाँ भी स्कैम, बट यहाँ पे थोड़ा-सा वो ज़्यादा है। ठीक है? जब हम पाकिस्तान से दुबई आते हैं तो हमारे गार्ड्स बड़े हाई होते हैं। हुँ, जब हम दुबई से कनाडा चले जाते हैं तो वो गार्ड्स लो हो जाते हैं। हुँ, ठीक है? क्योंकि फिर आपको पता होता है, अच्छा इट्स वेरी जब फिर आप कनाडा से वापस दुबई आते हैं तो देन यू हैव टू रेज़ देम अगेन। तो हुँ, दैट दैट इज़ अ शिफ्ट, जो टाइम लगता है। ठीक है ना? तो इस तरह के कल्चर की भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करती हैं। और मैंने बात की थी रेगुलेटरी की, तो रेगुलेटरी का मतलब ये है कि कनाडा में यू आर पीआर होल्डर और यू आर सिटिज़न, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। आप गए, आपका पीआर हो गया तो आप गए वहाँ पे, आपने काम शुरू कर दिया, उसमें कोई मसला नहीं है। यूएई का गवर्नमेंट सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट एज़ लॉन्ग एज़ एवरीथिंग गोज़ थ्रू द सिस्टम। सही है? आप अगर आते हैं और आपने एमएसआईडी, पासपोर्ट, वीज़ा और ये तमाम चीज़ें करनी है, एज़ लॉन्ग एज़ गोइंग थ्रू द सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट। जहाँ पे सिस्टम में कोई फॉल बैक आया ड्यू टू एनी एक्सेप्शन, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हुँ, ठीक है? प्लस देयर आर सर्टेन हूप्स यू नीड टू क्रॉस बिफोर यू हैव एवरीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में आप पीआर पे गए तो आपने और पहले दिन लैंड हुए, आपने घर रेंट करना है। हाँ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई लीगल चैलेंज नहीं है घर रेंट करने में। एज़ लॉन्ग एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ बहुत से लोग ये करते हैं, जब नए-नए जाते हैं, वो 5-6 महीने का जो है डिपॉज़िट दे देते हैं रेंट का, एंड दे ईज़िली गेट द होम। कोई लीगल इश्यू नहीं है उसमें। यहाँ पे आपको पता है जब तक एमएसआईडी नहीं होगा, आप घर नहीं ले सकते। हुँ। ठीक है? तो आपको वो अकाउंट फॉर करके जाना है कि मैं ऐसा नहीं कि 1 हफ़्ते का होटल लेके चला गया हाँ, और महीने फिर का तो देन, समझे कि महीने तक हाँ, तो आपको महीना 2 महीना, ताकि फिर हाँ, अपने घर ढूँढना भी है जब एमएसआईडी आ जाए, तो उसके हाँ, बाद अवेलेबिलिटी भी है। हाँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कौन-सा एरिया समझ में आता है। तो ये सारे रेगुलेटरी हूप्स हैं जो कि आपने क्रॉस करने होते हैं बिफोर यू एक्चुअली सेटल डाउन हियर, तो उसके लिए भी एक टाइम आपने डिवोट करना पड़ता है। और लास्ट हम थोड़ा-सा टच करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, सही है ना? आप एज़ अ बिज़नेस ओनर यहाँ पे आते हैं, ठीक है? अज़्यूम करते हैं कि आपने कोई नया बिज़नेस सेटअप नहीं करना, उसके तो अपने ही चैलेंजेस होते हैं जो कि होंगे। हुँ, इवन वो सेम बिज़नेस जो आप वहाँ कर रहे थे, आपने यहाँ पे करना है, तो शायद उसके भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन मैं उससे भी कन्वीनिएंट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप जो है एक ट्रेडर थे, आप पाकिस्तान से चावल खरीदते थे और आप कीनिया में बेचते थे, ठीक है? वेरी सिंपल।
आप पहले कनाडा में बैठ के कोऑर्डिनेशन करते थे, अब आप यूएई में बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब मसला क्या आएगा? पहली चीज़, जब आप आएँगे किस वीज़ा पे आएँगे? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। चलें किसी तरह से आपने कोई वीज़ा का अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है? अब आ गए, बच्चों का वीज़ा ये सब कराना है, वो अपनी जगह हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपका चैलेंज सबसे पहला होगा कि अगर आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, वो काम मैं कैनेडियन कंपनी से तो करूँगा नहीं, क्योंकि उसके में फिर फर्दर टैक्स इम्प्लीकेशन है हुँ, और ज़रूरत भी नहीं है करने की। हुँ, लेट मी फॉर्म अ यूएई कंपनी, उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सही है? अच्छा, फेसबुक पे एक डालेंगे कि मुझे कंपनी खोलनी है, तो जो एक वो कहावत है, डाइम अ डज़न, तो वो आपको लोग मिल जाएँगे, जी हम खोल देते हैं, हम खोल देते हैं, हम खोल देते हैं। और उसमें बेशबहा तरीके के जो है ना इफ्स एंड बट्स, अच्छा मैं आपको इतने में कर दूँगा, पता चलता है उसमें ये मिसिंग है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो एक वो चैलेंज है, ठीक है? चलें आपने किसी तरह कंपनी खोल ली। अब कंपनी का उसका बैंक अकाउंट खोलना इज़ इवन बिगर चैलेंज, ठीक है? अगर तो फिज़िकल लोकेशन है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बहुत एडवांस है कनाडा की, तो आपका ट्रेड लाइसेंस विदिन अ डे आ जाएगा, सही है? लेकिन बैंक्स अनफॉर्च्यूनेटली स्टिल 1980s में जी रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसएमईज़, सही है ना? वो बैंक अकाउंट खोलने में दे गिव यू अ रियली टफ टाइम। देयर हुँ, आर कंसल्टेंट्स हू जस्ट गिव द सर्विस ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट बिकॉज़ इट्स टफ। तो अकाउंट खोल लिया, चले आपने बिज़नेस सेटअप कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद अगला आपका जो है ना चैलेंज आता है इंश्योरेंस। जॉब होती है तो इंश्योरेंस मिल जाता है, अब इंश्योरेंस आपने लेना है। क्या उसमें जो है आप क्या ऐड करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है, इंश्योरेंस के अपने क्लॉज़ेज़, ये तमाम चीज़ें, एंड इट्स एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप इफ यू हैव टू बाय ऑन योर ओन, ठीक है ना? तो इंश्योरेंस हो गया, चलिए अब इंश्योरेंस आपने कर लिया, अब आपने बोला यार एक गाड़ी ले लेता हूँ या एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। बैंक्स अगेन व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो दे गिव यू अ रियली टफ टाइम व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड और एनी एनी फॉर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है? क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पास दिखाने को क्या है जी, बिज़नेस है, उसकी इनकम है, ठीक है? लेकिन वो आपके अपने बिज़नेस की इनकम है, तो उसको वो वेटेज नहीं देते जो कि सैलरी को देता है। हुँ। तो एक आदमी जो कि 20-25 हज़ार की सैलरी कमा रहा है, वो शायद मच ईज़िली जो इवन है वो मॉर्गेज भी कर एक सकता है वो। मॉर्गेज भी ले लेगा, उसको हुँ, गाड़ी भी मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड तो उसको जो है वो लैंड होते ही शायद मिल जाए, हुँ, एज़ लॉन्ग उसके पास जॉब है। लेकिन मुझे याद है जब मैंने यहाँ पे कनाडा में जॉब शुरू की थी 2015 में, तो जो मुझे पहला क्रेडिट कार्ड था वो पहले महीने में मिल गया था और एक सैलरी सर्टिफिकेट दिखाया था मैंने, मतलब एक सैलरी का पे स्टब और एक वो ऑफर लेटर मिल गया था, एंड दैट वाज़ इन अपवर्ड्स ऑफ 40,000 की लिमिट, ठीक है? एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ये क्या है? तो बट आज की तारीख में जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मुझे जो है वो ये यूएई की क बात कर रहे हैं आप? यूएई हाँ, पहली जॉब यूएई में, हाँ, तो एक पे स्टब पे 2015 में बिल्कुल। 45,000 का क्रेडिट कार्ड मिल गया था, ठीक है? हुँ, अच्छा, और आज की तारीख में जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी कंपनी की कोई ऑलमोस्ट 3 साल की हिस्ट्री हो चुकी है, क्योंकि मेरे आने से पहले ही मैं कंपनी एस्टेब्लिश कर चुका था, ठीक है ना? बिज़नेस हो रहा है, सब हो रहा है, रेवेन्यू है, सब कुछ है। अम, बड़ा घुमाया, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट बैंक्स में अप्लाई किया, कुछ ने तो कहा जी हम कर ही नहीं सकते, कुछ ने कहा कि बैंक कंपनी 3 साल से पुरानी होगी तो नहीं करेंगे। फाइनली एक कंपनी ने कहा कि अच्छा ठीक है हम करते हैं। अच्छा बाय द वे मुझे मिल गया तो मेरा काम चल रहा है, बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर बैंक्स, तो फिर एक बैंक ने बोला कि हाँ, हम कर लें, क्योंकि सेल्समैन तो बोलता है हम कर सकते हैं, वो तो उसको लगता है सब कुछ हो सकता है। मैंने घुमाया-घुमाया 25 डॉक्यूमेंट लिए, ये दो, वो दो, फिर बंदा वेरिफिकेशन के लिए आया। ऑफ़िस में आए, ऑफ़िस में स्टाफ से मिलना था, जी ये करना है, वो करना है। आखिर में उन्होंने इस बात पे रिजेक्ट कर दिया कि आपका पीओ बॉक्स नहीं है। हुँ, अच्छा वैसे तो मैं पीओ बॉक्स का मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने रखा हुआ था इत्तेफ़ाक से। 1 हफ़्ते पहले मैंने पीओ बॉक्स कैंसल करा दिया था, क्योंकि वो 300 दिरहम फॉर नो रीज़न, उसमें कोई यूटिलिटी नहीं थी, पूरे साल यूज़ नहीं किया तो किस बात के 300 दिरहम दूँ। हुँ, तो दीज़ आर द चैलेंज यू विल हैव टू फेस इस एडिशनली इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर प्लस यहाँ के अपने टैक्स लॉज़ और ये तमाम चीज़ें। तो द पॉइंट इज़ कि व्हेन यू आर कमिंग तो कीप एन ओपन माइंड के ये चैलेंजेस आएँगे, शुरू के 5-6 महीने का एक सेटलमेंट फ़ेज़ होगा, जो कि शायद कनाडा में छोटा सेटलमेंट फ़ेज़ होता है, सही है ना? हाँ, जॉब ढूँढना वहाँ चैलेंज होता है, बट अगर जॉब है आपके पास तो ये सारे पे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो कि विदिन अ मंथ और 2 एडजस्ट हो जाते हैं, या लेकिन शायद मैंने इस 4 तरह से भी 6 देखा महीने। है मेरे एक दोस्त थे वो यहाँ से जब गए थे कनाडा और जॉब पे गए थे वो डायरेक्ट हुँ, जॉब पे गए थे। उनकी जॉब थी, अच्छी जॉब थी, हुँ, इसी हुँ, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसी की ब्रांच कनाडा में जो थी उसमें जा रहे थे वो। हुँ, हुँ, बट उनको तकरीबन डेढ़ महीना लग गया था कोई हुँ, जगह ढूँढने में, रेंट के हाँ, लिए घर देखने में। हुँ, बल्कि उससे वो कह रहे थे अगर मैं वहाँ पहले दिन से घर खरीदने के लिए सोचना शुरू करता ना तो शायद मुझे घर खरीदने में पहले हुँ, ऑप्शन मिल जाता कंपेयर टू वो रेंट पे जब जा रहे थे क्योंकि वो मेरे हुँ, ख़्याल से उनको हिस्ट्री नहीं बन पाई थी जब तक। हाँ, तो वो मुश्किल था। लेकिन अगर यहाँ पर यूएई आते हैं तो ये चीज़ अगर आपकी जॉब मिल गई आपको, हाँ, तो 1 महीने में अगर क्रेडिट कार्ड और सॉरी ये अपना एमिरेट्स आईडी हुँ, वगैरह सॉर्ट आउट हो गया, फिर यहाँ मसला नहीं बिल्कुल, होगा बिल्कुल। उस अगर आप जॉब पे हैं तो शायद वो नहीं होगा, लेकिन वो जो स्कूल ढूँढना है, ये हाँ, ढूँढना वो है, सारी चीज़ें वो तो एक अपना एक सर्च है, हाँ। और वो सर्च इसलिए कि आप
ऑब्वियसली बच्चों के स्कूल में आप ऐसा तो नहीं कहेंगे जो करीब है उसमें कर लो, हुँ, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट येस, जॉब इज़ मच सिंपलर व्हेन यू आर कमिंग एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और व्हाट वी कॉल डिजिटल नोमैड्स, जो एक ट्रेंड है, हुँ, तो वो सुनने में बड़ा कूल लगता है एंड इट्स रियली कूल, बट द प्रॉब्लम इज़ के बैंक्स आर नॉट दैट कूल। हुँ, So you will face those challenges. Sometime when you come and you are, let's suppose, health professional, सही है? It takes a lot of time to get your licenses here, सही है? उसमें sometimes it's very different than जो जो वहाँ का context होता है हेल्थ केयर का कनाडा का, सही है? वो डिफरेंट होता है वर्सेस जो यहाँ का हेल्थ केयर का कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को समझाना कि वो क्या था, कैसे था, तो समटाइम इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एंड इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स टू गेट योर लाइसेंस। हुँ। तो नहीं मिल तो जाता है ना, कनाडा में मिलता ही नहीं है लोगों नहीं, नहीं, को। नहीं, जिनको मिला हुआ है। सो समटाइम इट्स अदर वे अराउंड हुँ, एज़ वेल कि अच्छा। वहाँ पे समझाना, मैं वही बोला ना, जब तक चीज़ आपकी सिस्टम में चल रही है इट्स ईज़ियर। हुँ, जब वो सिस्टम से फॉल डाउन हो गई ड्यू टू एनी एक्सेप्शन, फिर हाँ, उसको समझा के दोबारा गाड़ी को ट्रैक पे लाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, ओके, ओके। तो यू नो इट्स प्रोस एंड कॉन्स ऑन बोथ साइड। तो आइदर वेज व्हेनेवर यू आर कमिंग, आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से एरियाज हैं कि जिस पे मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक, और कौन से एरियाज हैं जो कि मैं राइट अवे सेटल कर सकता हूँ, और दैट विल बी डिफरेंट। एक बिजनेस में बंदा आएगा, शायद उसके लिए जो है ये अकाउंट और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगी, लेकिन उसके लिए कम्यूट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ हुँ। ही इज काइंड ऑफ अ डिजिटल नोमैड और सम फ्रीलांसर काइंड ऑफ। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिप्को ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पे मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, बट टू टेक सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू दुबई इज रियल एस्टेट, डू चेक द लिंक्स आउट। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बहुत सारे लोग गोल्डन वीज़ा को समझते हैं कि बहुत हम्म। ईज़ी है। ईज़ी तो ख़ैर है, लेकिन उसकी जो सर्टेन कंडीशंस हैं वो पूरी होनी हम्म। चाहिए। तो लैंड, इफ़ यू वंस लैंड, उसके बाद आप पहले एट मैक्स 6 मंथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब हम्म। मेरे ख़्याल से उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। बिल्कुल। तो उस उसका क्या स्टेटस है? लोग जो हाँ, आ रहे होते हैं? गोल्डन वीज़ा का अच्छा देखिए, अच्छी बात ये है कि पहले दैट इज़ अनदर रीज़न कि लोग आ रहे हैं अभी वही, क्योंकि उस ज़माने में 2015 की बात करें, तो उस टाइम पे जॉब सिक्योरिटी वाज़ अ बिग चैलेंज। हुँ, चलो पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन अगर जॉब चली गई तो देन क्या होगा? वीज़ा का क्या होगा? कैसे रहूँगा? फैमिली है, बच्चे स्कूल में हैं, हाउ विल दैट ऑल थिंग गो? वो एक इनसिक्योरिटी होती थी। हुँ, तो विद इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्डन वीज़ा उसने बड़ा हेल्प किया है लोगों को वो कंफर्ट देने में, एंड वो नज़र आता है जिस लेवल पे यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ के रहने वालों की, वो इट्स मच डिफरेंट देन 10 साल पहले थी। तो उसका एक रीज़न यही कि पीपल फील देमसेल्फ पार्ट ऑफ दिस कंट्री मोर ग्राउंडेड हियर हुँ, कंपेयर्ड टू बैक देन। हुँ, तो अच्छी चीज़ ये है, बट देन अगेन एक्सपेक्टेशन हैव टू बी रियलिस्टिक। गोल्डन वीज़ा जो है वो पहले था कि जी आपने आए, आप अगर 30,000 से ज़्यादा की सैलरी पर हैं और सर्टेन कंडीशंस मीट हों, तो 6 महीने का आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, और एंड दैट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड कि चलो 10 साल तक तो नाउ आई एम सॉर्टेड एटलीस्ट फ्रॉम द वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू। बट अब रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द रीसेंट रूल्स। जिस कंपनी के वीज़ा पे आप हैं, कम से कम 2 साल उसके वीज़ा पे होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर गोल्डन वीज़ा। सेकेंडली रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें कितने एम्प्लॉइज़ हैं, आई थिंक 9 या 10 का कट ऑफ है। उस कंपनी में कम से कम 9 या 10 एम्प्लॉइज़ होने चाहिए टू मेक यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गोल्डन। और आई थिंक उसके अंदर कंपनी की अपनी लाइफ के ऊपर भी कोई कट ऑफ है कि वो 2 साल या 3 साल, 2 साल की मेरे ख्याल से है उसकी लाइफ कि उतनी अम, होनी चाहिए। हाँ, अगर वीज़ा 2 साल का है तो कंपनी भी 2 साल की तो होगी कम से कम। मिनिमम, हाँ, इतनी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि 2 साल का अब हो गया है। हाँ, हाँ, ये आया है। अब अच्छा। इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे ये भी एक चैलेंज होता है, अगेन जो मैंने बात की कि रेगुलेटरी लर्निंग कर्व, तो पार्ट ऑफ दैट इज़
कुछ चीज़ें आपको वेबसाइट पे नज़र आती है, जब आप करने जाते हैं तो उसमें वो हुँ, इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं भी होती हैं। तो जैसे 30,000 को चेंज करके बेसिक कर दी थी हाँ, लेकिन 30,000। देन पे वो ग्रॉस पे भी कर रहे थे, तो कुछ चीज़ों में ये आपको ग्रे एरिया मिल जाता है, तो बट देन यू हैव टू एक्सप्लोर इट। वो आपको वहाँ बैठे-बैठे नहीं पता चलेगा। सही। तो गोल्डन वीज़ा के तो ख़ैर अगर क्विकली उसको देखें तो गोल्डन वीज़ा थ्रू योर सैलरी बहुत ईज़िली मिल जाता है बिल्कुल। या फिर एक्सेप्शनल टैलेंट है आपके पास तो वो हुँ, उसके थ्रू भी मिल सकता हुँ, है। या आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन दिरहम तक की हुँ, या लेट्स से फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी उसकी डाउन पेमेंट के पैसे हैं, तो हुँ, भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है एंड गोल्डन वीज़ा के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बात की भी है कि हुँ, गोल्डन वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं एंड डेफिनिटली देयर आर मेरिट्स हुँ, टू गोल्डन वीज़ा जिसमें बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं आपके आपको छोड़ना नहीं पड़ता जब आपकी हुँ, जॉब जाती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं हुँ, जो बेसिकली है जो लोग रिवर्स माइग्रेशन एक्चुअल कर रहे हैं या लेट्स से माइग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम कनाडा टू यूएई तो उनको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, रियल बिल्कुल। एस्टेट भी हो सकती है, फैमिली हुँ, टाइज़ भी हो सकते हैं, सारी सही, चीज़ें हो सकती है। तो वन बाय वन अगर उसको ठीक है। हम डिस्कस करें। अच्छा, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा कि आपको टैक्स के क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर लीविंग द कंट्री, और दूसरा आपकी क्या टैक्स की ऑब्लिगेशंस होती हैं या चैलेंजेस आते हैं आफ्टर यू लेफ्ट द कंट्री, सही है? तो व्हेन यू आर लीविंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिपार्चर टैक्स का, ठीक है? जिसको जिसका लीगल टर्म है डीम्ड डिस्पोज़िशन। तो कनाडा कहता है कि जिस पॉइंट पे आप नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं, आपने अपना हिसाब-किताब क्लियर करके जाना है, ठीक है? आपने जब कनाडा में थे, आपके एसेट्स, अच्छा, नॉर्मली जब आप किसी एसेट पे आप बेचते हैं तो उसपे जो कैपिटल गेन होता है, उसपे आप टैक्स देते हैं, विद सर्टेन एक्सेप्शन। जैसे आपका प्रिंसिपल रेसिडेंस है, वो exempted है, उसपे आपने टैक्स नहीं देना है। आरआरएसपी के अंदर कुछ हो, टीएफएसए में हो, तो उसपे नहीं देना है। एक्सेप्ट दीज़ एक्सेप्शंस, आपने जनरली स्पीकिंग कुछ बेचेंगे तो आपने टैक्स देना है, व्हिच मीन्स जब रियलाइज़ होगा गेन, देन इट इज़ टैक्सेबल। जब तक अनरियलाइज़्ड है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। और इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जी मेरे पास एक एप्पल का स्टॉक था। वो जो है वो लेट्स सपोज़ मैंने ₹100 का लिया था, $100 का, और जो है जब तक मैं नहीं बेच रहा था उस पे कोई टैक्स नहीं लगना था, अगर मैं रेज़िडेंट रहता। हुआ ये कि मैं नॉन रेज़िडेंट हो गया। उस दिन उस स्टॉक की वैल्यू थी 130, सही है? तो वो जो $30 थे वो अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन इज़ टैक्सेबल इन कनाडा, अगर वो स्टॉक अंडर आरआरएसपी या टीएफएसए या आरईएसपी ना हो तो। तो टेक्निकली जो टर्म है वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है। रजिस्टर्ड में सब टीएफएसए, आरआरएसपी ये सब कुछ आ जाता है। एंड अब एक और उसमें अकाउंट है एफएचएसए का। तो अगर वो उस रजिस्टर्ड के अंदर है, तो इट कैन ग्रो टैक्स फ्री, उसका डिपार्चर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? तो और अब बट यू मैं, कैन नॉट ऐड आई थिंक हाँ, हाँ, ऑन उसपे मैं आता हूँ। हाँ। तो फ्रॉम यूएई पर्सपेक्टिव, अज्यूमिंग आप यूएई आ रहे हैं, तो देन यू कैन बी ओके विद दैट, यू नो, पोर्टफोलियो जो कि आपका रेगुलेटेड जो सॉरी जो आपका रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर है, ठीक है? जो आपकी नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑब्वियसली, एंड वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट कुड बी अच्छा, इसमें बाय द वे कैनेडियन प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है? आपके पास कोई आउटसाइड कनाडा प्रॉपर्टी है तो वो उसका पार्ट होगी उस डिपार्चर टैक्स का। आपके पास कोई और इस तरह का एसेट है, तो जो कि उस रजिस्टर्ड का पार्ट नहीं है, तो वो दैट विल बी पार्ट ऑफ डिपार्चर टैक्स, बट नॉट द कैश इन योर बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, सही है? और फॉरेन एसेट हर किस्म का है, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स में मैंने आपको बता दिया। तो जो आपके एलिजिबल एसेट्स हैं जिन पे डिपार्चर टैक्स लगना है, तो उन पे जो अनरियलाइज्ड गेन है, उस पे आपने अपना टैक्स देना है। वो 50% ऑफ दैट गेन पे लगता है। तो अगर आपका, जैसे मेरी एग्ज़ाम्पल थी कि ₹100 का स्टॉक था, वो मैंने 130 का बेचा, ठीक है? तो वो 30 टैक्सेबल नहीं है, उसमें से सिर्फ़ 15 टैक्सेबल है, सही है? तो मेरी जो भी उस साल की इनकम होगी, उसके अंदर वो 15 ऐड हो जाएगा, व्हेरेवर आई फॉल विदिन दैट ब्रैकेट, वो जो है, वो जो टैक्स रेट बनेगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें गिवन द चॉइस, इट मेक्स मोर सेंस टू डू इट इफ यू हैव टू मूव बिटवीन कनाडा एंड यूएई और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, डू इट अर्लियर इन द ईयर। कि फॉर एग्जांपल आप अगर 2.5 लाख की इनकम पे थे, सही, कनाडा में, आप नवंबर में मूव होते हैं, तो अपने 2.5 में से तकरीबन सवा 2 लाख या जो भी होगा, वो आपने उतनी इनकम तो आप कमा चुके थे। अब ये 1.5 साल का जो डिपार्चर टैक्स आपका लगेगा, उससे शायद आप 3.5 लाख पे चले जाएँगे। वर्सेस आप अगर साल के शुरू में मूव हो गए, फ़रवरी में लेट्स सपोज़, आपकी सिर्फ 20,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम थी और उस पे ये 1 लाख लगा, तो स्टिल आप 1,20,000 के ब्रैकेट में, ठीक है? तो टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, कि आप कब कर रहे हैं, ठीक है? ये आप तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी आप मूव कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी से टैक्स कट रहा है वो तो मैक्सिमम पे कट रहा है।
बट आप तो हुँ, उसके अंदर लेट्स से आप जल्दी मूव कर लेट्स से हाँ, सितंबर या नवंबर हाँ। में लेट्स से आप मूव कर रहे हैं, तो आपने मेजर पोर्शन तो दे दिया है ऑलरेडी। अच्छा नहीं, इसको यूँ देखें कि जो टैक्स कट रहा है वो तो चलें वो एक अमानत है ना। हुँ। जो एम्प्लॉयर टैक्स काटता है वो तो सीआरए को एज़ अ डिपॉज़िट दे रहा है। जो मेरा एक्चुअल टैक्स बनता है वही लगेगा, ठीक है ना? तो उसको छोड़ देते हैं कि वो कितना काट रहा है। पॉइंट ये है कि जो मैं कैपिटल गेन ये जो डीम्ड डिस्पोज़िशन हो रही है, ये उस बकेट के अंदर जा रही है जिस पे टोटल टैक्स लगना है, ठीक है? अच्छा, वो ओके, बकेट ओके, अगर ओके। ऑलरेडी सवा 2 लाख तक भरी हुई है, उसके ऊपर फर्दर 1 लाख डालेंगे तो यू हाँ, आर इन मच ओके, हायर ब्रैकेट। राइट, राइट। सो यू आर सेइंग लेट्स से उसको मैं इस तरह से बोलूँ कि आपने आपका जो करंट इनकम थी वो 2.5 लाख थी। हाँ, अब आपने जो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं, हाँ, स्टॉक्स $1 लाख के हैं लेट्स से। हाँ, अब क्योंकि आपको वो सेल करने पड़ रहे हाँ। हैं, उस पे आपको सेल अनरियलाइज़्ड नहीं करना है सेल बाय ना द वे भी हाँ। लेकिन सेल तो करने पड़ेंगे ना, नहीं, आप नहीं, नहीं, नहीं सेल सेल नहीं करना करने ज़रूरी पड़ेंगे? नहीं है, अच्छा, आपका डीम्ड डिस्पोज़िशन है। तो वी आर अज़्यूम्ड कि इट इज़ सोल्ड एंड बॉट एट द सेम डेट, सेम ओके, प्राइस, ओके। ठीक है? अच्छा तो आप रख सकते हैं आप हाँ, वो? हाँ, बेचना ज़रूरी नहीं है, डीम्ड डिस्पोज़िशन है, तो इट्स अ पेपर बेस्ड कैपिटल गेन जो कि जेन्युइनली नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है? सही है। तो बट पॉइंट वही है कि वो जो इनकम है वो आपकी उस पे ऐड हो रही है। ऐड हो गई है, तो ठीक है। जितना आप उस साल के अपने नॉर्मल इनकम को अच्छा नीचे रखेंगे $1 लाख जो मैं बोल रहा हूँ ये तो कैपिटल गेन्स की बात करूँ तो $1 लाख तो कैपिटल गेन्स बहुत मुश्किल ही है कि किसी का बन रहा हो या हो भी सकता है हो डबल हो भी गया हो। हाँ, सकता है। हो भी सकता है वो लोग डबल किसी हो। ने क्रिप्टो लिया हो तो हाँ, यू नेवर डबल नो उसने अच्छे टाइम डबल पे भी हो लिया गया हो। हो, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल गेन्स के ऊपर है। हाँ, हाँ, तो देयर हैव बीन पीपल आई हैव मेट सम पीपल जो कि जिनका क्रिप्टो में कोई बहुत अच्छे पैसे बन गए थे एंड दे वर नॉट डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग कि उनका वो इश्यू हो या बच्चे कोई स्कूल में है। दोज़ वर काइंड ऑफ वेरी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पीपल हू कुड मूव एनी डे। हुँ, तो उन्हें पता था कि जिस दिन वो मूव हो रहे हैं, अपनी टाइज़ कट कर रहे हैं और उन्होंने बाकी टाइज़ वैसे ही कट कर दी थी, घर-वर कुछ नहीं था। उनको पता था क्रिप्टो का मेरा पोर्टफोलियो है, उसपे देयर इज़ अ बिग गेन। हुँ, एवरीथिंग इज़ रेडी जिस दिन वो बंदा मुझे कह रहा है कि जिस दिन मैं क्रिप्टो नीचे गया है इस सर्टेन लेवल से, उस दिन मैं टिकट लूँगा एंड आई विल जस्ट मूव आउट हुँ, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो वो कैपिटल गेन कितना बड़ा है, क्या कुछ है, आप यू कैन एंड इफ यू कैन एडजस्ट योर टाइमिंग्स तो देन यू कैन डू सो। सो देयर इज़ सम प्लानिंग अपॉर्च्युनिटी टू रिड्यूस योर डिपार्चर टैक्सेस। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिपार्चर टैक्सेस का और ये इम्पोर्टेंट है जिसको अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपसे एयरपोर्ट पे कोई खड़े होके ले रहा है वो टैक्स दैट्स नॉट अ टोल टैक्स के वहाँ से गुज़रेंगे और टैक्स आपने दे देना है। जहाज़ में नहीं चढ़ने देंगे। बेसिकली साल खत्म होता है देन नेक्स्ट ईयर जब आप फाइल करते हैं अगले साल के अप्रैल तक अपना टैक्स रिटर्न तो उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि दे जस्ट फाइल एज़ अ नॉर्मल रिटर्न। हुँ, अगेन वो उसका रिस्क ये है कि आपने एक डिक्लेरेशन नहीं की। अगर इवन दो उसपे कोई पेनल्टी ना भी हो, कुछ डिपार्चर टैक्स ना भी हो, बट डिक्लेरेशन नहीं की है, तो नॉर्मल टैक्स रूल ये है कि अम, रेगुलेटर जो होता है वो 6 साल, 7 साल डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग-अलग होता है कि आपको इंस ऑडिट कर सकता है। बट इफ यू डोंट फाइल एनीथिंग तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है? मैंने कुछ फाइल किया, उस पे ऑडिटर को कंसर्न था, लेकिन वो 8 साल पुरानी चीज़ है। तो आई कैन ऑलवेज़ टेक स्टैंड कि जी ये स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन गुज़र चुका है। ये टाइम बार हो गया है, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर मैं वो फ़ाइल ही नहीं किया, वो पर्टिकुलर एडेंडम जो स्केड्यूल जो मुझे फ़ाइल करना था, टू टेल माय एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिपार्चर व्हिच इज़ कॉल्ड टी 1161 तो वो अगर मैंने नहीं किया है, तो देन सीआरए हैज़ अनलिमिटेड विंडो। ओके, वो मुझे 20 साल भी कर बात भी कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन वो जो रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें इवन दो देयर इज़ नो टैक्स ऑब्लिगेशन। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ कनाडा से तो बेसिकली वो जो रजिस्टर्ड अकाउंट है उनमें तो एग्ज़िट टैक्स नहीं लग रहा होगा, वो तो जो चल रहे हैं वो चलते हुँ, हुँ, रहेंगे। हुँ। वो आगे जिस तरह से उनके डिविडेंड्स आ रहे हैं या कैपिटल गेन हो रहा है वो उसी तरह से चलता रहेगा। अब बिल्कुल। अगेन वो बात बाद में करते हैं कि उसमें ऐड कर सकते हैं रीअलाइनमेंट क्या कर सकते हाँ, हैं? लेकिन जो आपके एक्जिस्टिंग हाँ, एसेट्स हैं हाँ। जिसमें आपके स्टॉक्स हो हुँ, गए या इवन प्रॉपर्टी हो गई, हुँ। उनको या तो आपको सेल करना है या नहीं भी सेल कर रहे हैं तब भी आपको उस पे कैपिटल गेन्स जो भी हुआ है उसको उस साल के अंदर टैक्स पे करना है हाँ, बिफोर यू लीव। हाँ। अच्छा बिफोर यू लीव का मतलब ये कि आप लीव कर रहे हैं, आपकी फैमिली अगर वहाँ पर है तो वो एक अलग सिनेरियो वो बन एक अलग सिनेरियो वो है। सिनेरियो बिल्कुल, अलग बनेगा। बिल्कुल। ठीक लेकिन है। बिफोर यू लीव का मतलब उस वक़्त टैक्स देना नहीं है बट हाँ, उस एट दैट लेकिन पॉइंट तक जो होगा वो टैक्सेबल होगा। वो टैक्सेबल होगा। हाँ, अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको सेल करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे मुझे याद पड़ा है कि और भी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने हुँ। यही बोला था कि इट इज़ रिकमेंडेड टू सेल योर एसेट्स वन्स यू आर लीविंग और अगर यू आर लीविंग फॉर गुड। इज़ इट द केस? अम, नॉट फ्रॉम द डिपार्चर टैक्स पॉइंट अगर तो देखें लिक्विडिटी चैलेंज है, तो एक अलग बात है।
नहीं, लिक्विडिटी चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ, लेट्स से अगर मैं बाद में जाकर मैंने कैनेडियन स्टॉक्स रखे हुए हैं, यूएस के हाँ, स्टॉक्स रखे हुए हैं हुँ, कनाडा के हाँ, ब्रोकर के साथ, हाँ, और मैं यूएई आ गया हूँ, हाँ, और अगले 5 साल तक मैं, अब मुझे हुँ, पता है मैं यूएई में हूँ। तो हुँ, वहाँ पर जो कैपिटल गेन्स हो हाँ। रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं। चलें उस पे आ ही जाते हैं, वो जो रीअलाइनमेंट का पॉइंट था। हाँ, तो डिपार्चर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स ओके, यू यू डोंट सेल, दैट्स ओके, ठीक है? व्हाई यू माइट वांट टू सेल, उसके मैं अब 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? अम, अभी फ़िलहाल स्टॉक्स की बात मतलब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स में आप ये इसलिए करना चाहेंगे, अगर आप करना चाहें, कि अब आप यूएई आ गए, आपको पता है यहाँ पे तो कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, ठीक है? लेकिन व्हेन यू आर नॉन रेज़िडेंट ऑफ कनाडा, स्टिल आपकी कैनेडियन सोर्स्ड इनकम जो होती है वो टैक्स होती है, ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज़ मैं कनाडा में था, मैंने स्टॉक्स लिए हुए थे बेल के, रॉजर्स के, मैंने लिए हुए थे टीडी बैंक के, बीएमओ बैंक के, एंड आई मूव्ड, ठीक है? अब उन स्टॉक्स पे जो डिविडेंड होगा वो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है, वो सब्जेक्ट टू डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन है जो उसकी एज़ अ नॉन रेज़िडेंट बनती है, ठीक है ना? विथहोल्डिंग टैक्स जो होता है, तो वो है। अब मैं नहीं चाहता कि टैक्स दूँ, और मुझे कोई इतना मोहब्बत नहीं है टीडी से या बीएमओ बैंक के स्टॉक से, वो जस्ट अ रेगुलर स्टॉक जो मैंने रखा था, क्या बैंक का स्टॉक है, डिविडेंड आता है। एंड आई एम ओके विद द रिस्क ऑफ हैविंग दैट स्टॉक ऑफ सम अदर बैंक आउटसाइड कनाडा, मेबी इन यूएई, मेबी इन यूएस और समथिंग एल्स और सम अदर स्टॉक, राइट? तो देन ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू सेल, अगर वो कैनेडियन स्टॉक है तो, क्योंकि उस पे आपको डिविडेंड पे विथहोल्डिंग देना पड़ेगा। मेबी वो स्टॉक ऐसा है जिस पे डिविडेंड होता ही नहीं है, राइट? यू ऑल रिलाई ऑन कैपिटल गेन, तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ एज़ अ नॉन रेज़िडेंट कैपिटल गेन इज़ नॉट टैक्सेबल, ठीक है? तो एक तो ये आपके स्टॉक आपके पोर्टफ़ोलियो का फीचर हो गया कि कैनेडियन सोर्स्ड है या नहीं है। इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं? अगर देखें टीडी का रखा है तो अगले ने जानबूझ के रखा है ना, कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि टीडी इज़ वर्थ इट, तो मैं रख रहा हूँ। अब उस पे बनता है तो बन जाए डिविडेंड, आई डोंट केयर, वो एक अलग बात है। गलती कहाँ होती है? ईटीएफ्स के अंदर, सही ओके। है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ईटीएफ लिया है जो कि एस-एंड-पी 500 को फ़ॉलो करता है, व्हिच इज़ यूएस इक्विटीज़, हुँ, हुँ। ठीक है? बट वो ईटीएफ मैं जब कनाडा में रहता था, मैंने लिया था बीएमओ का ईटीएफ, बीएमओ बैंक का, ठीक है? तो उस वक़्त तो फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे कनाडा का टैक्स रेट तो देना ही है, तो मैं यूएस का लूँ कि वहाँ का लूँ, बिसाइड्स करेंसी एक्सचेंज ये वो। मतलब ये कि आप जो ईटीएफ ले रहे हैं, वो भले यूएस डोमिसाइल्ड हो या कैनेडियन डोमिसाइल्ड ईटीएफ हो, कोई हाँ, भी हो, तो वो आप। ईटीएफ में हमें सेग्रीगेट करना ज़रूरी है कि डोमिसाइल कहाँ का है और ट्रैक किसको कर रहा है। हुँ, ट्रैक किसको कर रहा है डज़ नॉट मैटर, सही है? डोमिसाइल कहाँ का है दैट मैटर्स फ्रॉम दैट पॉइंट, नॉन रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी कैनेडियन सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल है। तो चाहे वो यूएस स्टॉक को ट्रैक कर रहा है, लेकिन वो डोमिसाइल्ड इन इन और ईटीएफ में आपके पास ऑप्शन होता है ना, एस-एंड-पी 500 लेना है, तो आप बीएमओ का भी ले सकते हैं, शायद टीडी का भी होता होगा, वैनगार्ड का भी होता है, यूएस वाले भी होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो इट्स मच ईज़ी टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर। हुँ, तो इसमें होता ये है कि अगर मुझे उस बात का अंदाज़ा नहीं है, या उस बात को मैंने इग्नोर कर दिया कि जस्ट बिकॉज़ मैं यूएई आ गया अब क्या टैक्स लगना है, तो वो जो आपका कैनेडियन डोमिसाइल ईटीएफ है, व्हिच यू कुड वेरी वेल बाय अ यूएस डोमिसाइल ईटीएफ ट्रैकिंग द सेम एस&पी यूएस 500। इक्विटी, हुँ, वो आपने नहीं किया, तो देन आपका छोटा पोर्शन होगा, डिविडेंड कोई बड़ा नहीं होता, बट स्टिल दैट समथिंग बिकम्स टैक्सेबल, हुँ, ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग यू कैन रियलाइन एट दैट पॉइंट। अनदर थिंग यू कैन रियलाइन इज़, वो जनरली आपके लिए मैटर करती है, चाहे आप कनाडा में भी क्यों ना रहते हो। इफ यू आर यूएस नॉन रेसिडेंट, सही है? और आपकी यूएस होल्डिंग $60,000 से ज़्यादा हो जाए, हुँ, तो देन उसके ऊपर की जो अमाउंट होती है वो सब्जेक्ट टू एस्टेट टैक्स होती है, नॉट स्टेट टैक्स। फ्लोरिडा वो सब स्टेट नहीं बोला, एस्टेट बोल रहा हूँ। जो आप अगर डेथ होती है तो जो एस्टेट टैक्स लगता है यूएस में, कनाडा में देयर इज नो एस्टेट टैक्स, देयर इज अ प्रोबेट बट देयर इज नो एस्टेट टैक्स। प्रॉब्ली ये शायद कुछ लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा। तो यूएस में जब आपकी डेथ होती है, जो आपका एस्टेट होता है, आपकी विरासत जो होती है, उस पे गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है बिफोर इट गोज़ टू द जो भी सब्सिक्वेंट जिसके हाथ में जाना है। ठीक है? तो वो एस्टेट टैक्स के लिए जो यूएस रेसिडेंट्स हैं, उनकी लिमिट है 15 मिलियन तकरीबन। 13.9 थी, शायद इस दफ़ा बढ़ा के उन्होंने 15 कर दी है। ठीक बट है। इवन 13 भी ले लें तो इट्स अ ह्यूज नंबर। हुँ, तो मोस्टली लोगों को वो मैटर ही नहीं मैटर करता नहीं करती, एस्टेट वो टैक्स, सही पहुँचता है? ही नहीं है उस लेवल पे। बट वो लिमिट बहुत कम है फॉर नॉन रेसिडेंट्स, ओनली 60,000। हुँ, और उसके बाद जो है वो टैक्स ग्रेजुएटेड होता है, बट वेरी सून यू वुड बी एट 37%। हुँ। ठीक है? तो सिक्स दैट्स अ इवन आई हैव हर्ड 60% तक पहुँच जाता है वो। नहीं, 37 का हाईएस्ट। 60% तक 40%, हाँ, ओके, 40% तक पहुँच हाँ। जाता है। सही है, हाँ, सही है, तो हाँ। अब तो दैट कुड बी अ वेरी बिग अमाउंट, और 60,000 होने में देर नहीं लगती है। हुँ, सही है? 60,000 के बाद अगले जो उसके स्लैब्स हैं, वो भी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, हुँ, तो और 60 होने में देर नहीं लगेगी आपको। अगर आपने गलती से एक प्रॉपर्टी ले ली है, हुँ, अब ज़िंदगी मौत का तो भरोसा नहीं, कुड कुड बी एनी टाइम।
आपने सोचा कि 2 साल के लिए ले रहा हूँ फिर बेच दूँगा, अच्छा यूएस अपॉर्च्युनिटी में जो कोई भी है। प्रॉपर्टी ले हाँ, लिया। हुँ, तो अगर आपने यू प्रॉपर्टी 60,000 से ज़्यादा की होगी, सही है? अगर आपने ओवर टाइम स्टॉक जमा कर लिया और अगेन अब डोमिसाइल का मसला यहाँ भी हो सकता है कि आप शायद कर रहे थे कैनेडियन स्टॉक बट समहाउ आपने लिया हुआ था यूएस की ब्रोकरेज का, हुँ, क्योंकि शायद उस टाइम पे आप वहाँ रहते थे किसी ज़माने में तो आपने ले लिया था। हुँ, तो वो डोमिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जब आप मूव हो रहे हैं, तो यू शुड इवैल्यूएट योर पोर्टफोलियो नॉट ओनली फ्रॉम द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फ्रॉम कैनेडियन सोर्स है कि नहीं है, और एस्टेट टैक्स वाला पॉइंट तो एनीवेज़ देखना चाहिए, चाहे आप कनाडा में भी रहते हो। तो देखें, और स्पेशली इफ यू आर द वन हू, अगर तो आप बोलते हैं मुझे एप्पल का स्टॉक लेना है, तो एक अलग ही बात है ना, वो आप दुनिया में कहीं और से ले नहीं सकते। लेकिन आप कहते हैं कि मैं ईटीएफ्स लूँगा, तो ईटीएफ्स में आपके पास बेच-भाव ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे यूएई में जो कि आयरलैंड बेस्ड ईटीएफ्स लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है व्हेन यू आर अ यूएई रेसिडेंट। हुँ, हुँ, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की रीअलाइनमेंट इज़ रिक्वायर्ड दैट मे और मे नॉट रिजल्टिंग इन सेलिंग योर स्टॉक। हुँ, ठीक है? जो दूसरा था रियल एस्टेट वाला, ठीक है? उसमें उसमें इट वुड बी अनदर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू? अगर तो आप कह रहे हैं कि यार मुझे इवेंचुअली आई एम जस्ट मूविंग, मेरा कोई फ्यूचर में जाने का प्लान नहीं है, या मेरी लेट्स सपोज़ कनाडा में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक बेच के दुबई में अपना घर लूँगा, मुझे अब रेंट नहीं करना है। हुँ, ठीक है, आपने कहा मैं जाऊँगा, ठीक है, साल भर में देखूँगा, फिर मैं करूँगा। होता ये है कि व्हेन एज़ अ नॉन रेज़िडेंट यू सेल योर प्रॉपर्टी इन कनाडा, तो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, नॉट द मॉर्गेज, नॉट द कैपिटल गेन, सेलिंग प्राइस इज़ विथहेल्ड बाय द लॉयर। जो सेलिंग लॉयर होता है, उसको 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस अपने पास रख लेनी है और सीआरए को दे देनी है, ठीक है? ओके, तो लेट्स सपोज़ आपने मिलियन की प्रॉपर्टी बेची, उसमें से 2.5 लाख उसने रख लिए मतलब सीआरए को दे दिया। अब उसका क्या होगा बताता हूँ, बट पहला तो चैलेंज होगा कि आप फिर एक्चुअली बेच भी पाएँगे कि नहीं? व्हाट हुँ, इफ उसपे मॉर्गेज ही 8 लाख की है, हुँ, राइट? तो एंड देयर आर हाई मॉर्गेजेस जो कि 95% तक भी होती हैं, तो देयर कुड बी वेरी वेल अ पॉसिबिलिटी कि वो कभी-कभार आप लॉस पे बेच रहे होते हैं, आपने लिया ज़्यादा महँगा होता है, तो देन इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप मॉर्गेज ही पूरी ना कर पाएँ। हुँ, तो पहला तो ये है कि मॉर्गेज पूरी हो जाए, चलें मॉर्गेज पूरी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपने इस उम्मीद पे किया था कि यार मैंने यहाँ पे क्लोजिंग रखी है जनवरी में, और जो है वहाँ पे मैं अक्टूबर तक बेच दूँगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में क्लोजिंग है, 3 महीने में मैं दिसंबर में जाऊँगा छुट्टियों में, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा दूँगा, वायर करवा दूँगा, यहाँ पे आ जाएँगे और यहाँ पे जनवरी में पे कर दूँगा। अच्छा, अब आपने बेचा था एज़ अ नॉन रेज़िडेंट, 25% तो रख लिए लॉयर ने, जो चले गए सीआरए के पास। अब वो उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होता है 2062, सही है? वो जो फॉर्म होता है, वो एक पर्टिकुलर टीम है सीआरए की जो कि इसको इवैल्यूएट करती है। ओके। वो फॉर्म में बेसिकली, और ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए, इट्स नॉट फॉर रेसिडेंट्स। तो एज़ अ रेसिडेंट तो बड़ा सिंपल है, वो हमारे ज़हन में वही होता है कि यार यही करना होगा। अच्छा, इससे पहले जो रेज़िडेंट की जो रेज़िडेंट की आप लेट्स से अपने आप को प्रोक्लेम करेंगे हुँ, रेज़िडेंट ना, मतलब ये हाँ, नॉन रेज़िडेंट, क्योंकि हाँ, आपको अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उससे पहले आप नॉन रेज़िडेंट हो गए थे, हाँ, तो किस टाइम पर आपने ये बताया होगा? सीआरए को बताना होता है कि नाउ यू हाँ, बिकम द नॉन हाँ। रेज़िडेंट? अच्छा, सीआरए को तो आपने तब बताना है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। ठीक है? लेट्स लेकिन सपोज़ उससे मैं पहले ही आप सितंबर में आ गया तो मैं हाँ, अगले अप्रैल में जब रिटर्न फाइल करूँगा तो मैं बताऊँगा। हुँ, आइडियली कोई ऐसी इन्होंने टाइमलाइन नहीं दी कि नहीं आपने 15 दिन में बताना है वरना हम नहीं मानेंगे। हुँ, बट जो आप अगला रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप बताएँगे। हैविंग सेड दैट, मैं अगर लेट्स सपोज़ 1 सितंबर को आ गया हूँ और 5 सितंबर को भी मेरा घर बिक रहा है, हुँ, तो लॉयर आपसे एक एफिडेविट साइन करवाता है कि आई एम अ कैनेडियन रेसिडेंट। ओके, या तो आप मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे, ओके, ओके, ओके। अदरवाइज़ यू हैव टू टेल कि यू आर नॉट रेसिडेंट, राइट, राइट। सही है? ठीक है। एंड इफ यू आर नॉन रेसिडेंट तो वो सारा रूल अप्लाई होगा। दैट इज़ वन थिंग पीपल ऑफ़न मिस, उन्हें आइडिया नहीं होता है, और अगर वो गलती से बैक टू बैक ट्रांज़ैक्शन शेड्यूल कर लें, इवन 3 महीने का भी गैप रख लें, तो मैं बताता कि वो जाता है फॉर्म, एक स्पेशलाइज़्ड सीआरए की टीम है उनके पास, हुँ, और उनका आज की तारीख में वेट टाइम जो है वो 6 से 8 महीने का ओह! अच्छा। है, राइट? अच्छा, वैसे लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप प्रीएम्प्टिवली भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है? और अगर आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो लॉयर जो है वो पैसे नहीं रखेगा, आपको दे देगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो प्रीएम्प्टिवली हो नहीं पाता, क्योंकि वेट टाइम ही अगर 6 से 8 महीने का है, उसमें आपने बायर की डिटेल देनी है, बायर के लॉयर की डिटेल देनी है, सेलर हाँ, के लॉयर इतना की डिटेल पहले देनी किसको है। पता होता है कि इतना कौन बात पहले कर किसी को नहीं पता होता, राइट? हाँ, तो दैट डज़न्ट वर्क आउट। सो इन शॉर्ट इसका मतलब है कि आपने पोस्ट फैक्टो ही अप्लाई करना है, और हुँ, बाय द वे वो भी 10 दिन के अंदर कर देना है, वरना पर डे की पेनल्टी है। हुँ, तो आपने अप्लाई कर देना है, देन यू टू वेट फॉर 6 टू 8 मंथ्स। आई हैव क्लाइंट्स जिनका, उनकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी बिटवीन 4 पीपल, और होते-होते एक फँस गई आखिर में जिसका अभी तक आया नहीं है, एंड इट हैज़ बीन मोर देन 9 मंथ्स। कुछ का सेम क्लाइंट्स, एवरीथिंग इज़ सेम, कुछ प्रॉपर्टीज़ का आ गया, कुछ का नहीं आया। कुछ में उन्होंने राइट अवे दे दिया, एज़ इन वापस कर दिया, कुछ में उन्होंने जो है बोला कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करो तो वापस मिलेगा। टैक्स रिटर्न फाइल करके एक का वापस आ गया, एक का नहीं। तो इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन।
जब तक वो पैसे हाथ में ना आ जाएँ, उस बेस पे कोई डिसीजन हुँ, यूएई में ना लें, सही। ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गया सो आपका। आप ये कह रहे हैं कि हुँ, लेट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी है हुँ, हुँ। और उसको मैं सेल नहीं करता हाँ, और मैं यहाँ यूएई आ जाता हूँ, नॉन हाँ, रेज़िडेंट हो जाता हूँ हाँ, कनाडा के अंदर और बाद में मैं लेट्स से आने के 5 महीने बाद अब मैं हाँ, सोच रहा हूँ कि उसको सेल करूँ और वो हाँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो फुली पेड ऑफ है। हाँ, उसको मैं लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ। हाँ, तो साढ़े 7 लाख डॉलर्स तो मेरे पास आ आ जाएँगे मेरे जाएँगे, अकाउंट में। बिल्कुल। लेकिन जो ढाई लाख डॉलर्स हैं वो दे वुड बी स्टक विद सीआरए हुँ। और उसको रिकवर करने के लिए मुझको खुद जाना पड़ेगा या वो नहीं, 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 वो पेपर वर्क है, उसका होगा, लेकिन वो 6 से 8 महीने उसका इज़ टाइम वेरी है टिपिकल। वो टाइम है उसका। हाँ, तो और अगर वो मॉर्टगेज है, तो फॉर एनी रीज़न वो ढाई लाख ही आपका वो बनता है, लेट्स हाँ, से आपका हाँ, पोर्शन बनता है। इक्विटी, तो वो तो इक्विटी यानी कि आप तो नहीं ले सकते वो बिल्कुल, 6-8 महीने तक। बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोर लाइक सजेस्टिव हाँ, कि जो है आप उसको सेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर हाँ, पॉसिबल है। हाँ, हाँ, अदरवाइज़ उसको रखना है तो फिर आप उसको चलाते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। सही, 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 सही। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी जो आपने पॉइंट्स उससे पहले भी बताए थे कि लेट्स से आप उसके अंदर रेंटल पे देना उसको लाज़मी है। आप हाँ, उसको हाँ, तो ये हमने अभी टच नहीं किया था कि रेसिडेंसी आप नॉन रेसिडेंट होंगे कैसे? तो जो हम एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे कि फरवरी में अगर किसी की जॉब लगती है, वो कहता है चलो मैं चला जाता हूँ। बच्चे स्कूल कंप्लीट कर लें, देन जून के बाद जो है वो आ जाएँ। हुँ, वेरी कॉमन सिनेरियो। That leads to a situation where you are still considered a tax resident of Canada, क्योंकि कनाडा की जो नॉन रेसिडेंसी की डेफिनेशन है फॉर पीआर होल्डर्स और सिटीजन्स हैज़ नथिंग टू डू विद नंबर ऑफ डेज। जो कॉमन फैलेसी होती है कि 183 डेज से कम रहा हूँ तो आई एम नॉन रेसिडेंट। हाँ, अगर आप नॉन रेसिडेंट थे फॉर वॉट एवर रीज़न, यू आर पीआर होल्डर और नॉट, यू आर सिटीजन और नॉट, 183 डेज से ज़्यादा रहें तो आप टैक्सेबल हैं, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इफ यू आर पीआर होल्डर और सिटीजन, तो नॉट लिविंग 183 डेज इज नॉट इनफ। द क्राइटेरिया इज, आप अगर नवंबर में भी क्राइटेरिया मीट करेंगे तो दिसंबर के लिए यू आर नॉन रेसिडेंट। तो 183 डेज डजंट मैटर। द क्राइटेरिया इज यू हैव टू कट योर टाइज। सबसे बड़ी टाई आपकी होती है आपकी बीवी और बच्चे, ठीक है, स्पाउस एंड किड्स। तो इफ यू हैव मूव्ड इन फरवरी, आपके स्पाउस एंड किड्स जुलाई में आ रहे हैं, तो यू आर डीम्ड रेसिडेंट ऑफ कनाडा। आपकी इनकम वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है, इंक्लूडिंग यूएई इनकम। द ओनली एक्सेप्शन इज़ कि अगर आप पहले यूएई में रहते थे और आप अपनी रेसिडेंसी री-एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट्स वेयर यू कैन हैव दैट रिलैक्सेशन फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके। ठीक है, कहीं टाइम डिफाइंड नहीं है, बट जो एग्जांपल सीआई ने दी है वो ये दी है कि जी एक चला गया बंदा जिसकी री-एस्टेब्लिश कर रहा था, एंड द स्पाउस केम बैक आफ्टर सेलिंग द हाउस। तो इट हैज़ टू बी शॉर्ट और रीज़नेबल टाइम, राइट? तो इस अदर देन दैट वो एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल होगी कनाडा के अंदर, सही है? तो पहली टाई हो गई आपकी बीवी और बच्चे, दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाई होती है आपका आपका जो है ये घर, ठीक है? हुँ, वो तब तक प्रिंसिपल रेसिडेंस है जब तक आप वहाँ रहते हैं। जब आप वहाँ नहीं रहते, तो देन इट हैज़ टू बी रेंटेड, सही है? आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो वो आपका घर ही है। वो यू कैन हैव अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट यू कैन नॉट हैव अ होम इन कनाडा, हुँ। ठीक है? अदरवाइज़ दैट इज़ कंसिडर्ड अ टाई। और एक से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दैट्स ओके, बट इट हैज़ टू बी रेंटेड हुँ, और देयर हैज़ टू बी एन इंटेंशन टू रेंट। अब इंटेंशन टू रेंट डिबेटेबल हो जाता है, बट आइडियली इट हैज़ टू बी रेंटेड, ठीक है? तो वो ज़रूरी है, वरना उसके बगैर दैट विल अगेन बिकम मेजर टाई। हुँ, तीसरी टाई जो है वो मेजर माइनर के बीच की है, व्हिच इज़ अबाउट एम्प्लॉयर इन कनाडा। हुँ, यू कैन नॉट हैव अ अच्छा, एक तो ये ना कि मैं यूएई मूव हो गया लेकिन मेरा कैनेडियन एम्प्लॉयर ने मुझे हायर किया हुआ है और यूएई भेजा है। नॉट अंडर द यूएई कंपनी, अंडर द कैनेडियन कंपनी ओनली। बस वो चाह रहा है कि तुम यूएई में जाके लेट्स सपोज बिज़नेस डेवलपमेंट करो। दैट डज़न्ट मेक यू नॉन रेसिडेंट, राइट? अम, अगर आपके स्पाउस का कैनेडियन एम्प्लॉयर है तो दैट डज़न्ट मेक यू नॉन रेसिडेंट, बट दैट कम्स विद अ कॉशन कि you have to see the overall picture. CRA always looks at the overall situation. इनका फेवरेट वर्ड है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, सही है? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि एक एम्प्लॉयर है जो कि फॉर एग्जांपल एक हमारा क्लाइंट है, उनके वो एक एक सेमेस्टर पढ़ाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। यहाँ वो अदरवाइज कमा रहे हैं, उनकी इनकम है, सब कुछ है, जॉब चल रही है, दैट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज ओवरऑल इनकम, एंड इट्स काइंड ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग जो वो करते हैं। So yes, he is a Canadian employee, but probably we have a stronger grounds to prove CRA कि he doesn't have a center of economic interest in Canada, right? वो एक एक्स्ट्रा चीज चल रही है।
तो वो उतना तो लीवे मिल सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता कि जी दोनों के एम्प्लॉयर जो हैं वो कनाडा में ही हैं, या एक का एम्प्लॉयर और वो दैट इज़ हिज़ और हर 100% ऑफ इनकम, और कनाडा में आप जस्ट फिज़िकली मूव हो गए हैं तो यू आर नॉन रेसिडेंट। तो इन इन अदर वर्ड्स आपको अपनी इकोनॉमिक टाइज़ कट करनी है, आपको अपना घर रेंट करना है या बेचना है व्हाटएवर, आपकी फैमिली यहाँ नहीं हो सकती। ये तो 3 बड़े टाइज़ हुए। बाकी छोटे टाइज़ ठीक है, बैंक अकाउंट है, ये है, वो है, पासपोर्ट है, म पासपोर्ट तो खैर है। पासपोर्ट तो रखना ही है हुँ, ऑब्वियसली। यू हैव टू कीप इट टू मिनिमम। मॉर्गेज है, हो सकती है, हुँ, पर अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं कि जी मैं मूव हो रहा हूँ, क्या मैं मॉर्गेज नहीं रख सकता, ये वो? तो रख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट इट हैज़ टू बी मिनिमम। हुँ, और ऐसी सिचुएशंस के लिए जो है कि लोग जब मूव हो रहे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालात लोगों को आते हैं। तो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड अ फेसबुक कम्युनिटी askcrossborder.tex कनाडा, यूएस एंड यूएई। तो उस दैट्स अ फ्री कम्युनिटी, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, उसमें यू कैन जॉइन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड वहाँ पे मैं भी उन क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, प्लस ऑब्वियसली देयर आर अदर क्रॉस बॉर्डर पीपल एज वेल। मतलब वो लोग जो मूव हुए हैं या मूव होने वाले हैं या मूव हुए थे, तो फर्स्ट आई विल आंसर, उसके अलावा दूसरों के भी एक्सपीरियंस है, उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दैट्स समथिंग एनीबॉडी कैन जॉइन एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम, क्योंकि एज आई सेड कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन दीज़ मूव्स। तो बिफोर यू लूज़ दैट अपॉर्च्युनिटी, इट्स बेटर टू डू इट सूनर देन लेटर। राइट। तो इसके अंदर मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें आपको बेहतर ये है कि अपने एटलीस्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हुँ। तो आप सेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर आप उसको लेके चलते हैं और बाद में आपको लेट्स से 1 साल बाद ख़्याल आता है कि अब सेल करनी है, तो फिर उसके अंदर आपको अब चैलेंजेज़ आ वो सकते हैं। प्रैक्टिकली वैसे लोग करते नहीं हैं, क्योंकि घर के मामले में पीपल आर अ बिट टची, हुँ, स्पेशली दैट्स योर प्रिंसिपल रेसिडेंस, और स्पेशली गिवन द जितनी प्राइस फ्लक्चुएशंस कनाडा में आई हैं, पीपल आर अ बिट टची, क्योंकि लेकिन आप मुझे ये बताएँ मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ, ये तो हर जगह ही होता है हुँ, पाकिस्तान में भी हम देख चुके हैं, कनाडा में ज़्यादा देखा है जानने वालों में मेरे दुबई में इतना नहीं होता, टेनेंट्स के इश्यूज़ आते हैं। हाँ, अब आप इतनी बड़ी फिज़िकल प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा एक लायबिलिटी मैं कहूँगा उसको, हाँ, एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल। लोग डेढ़ से मेरे मेरे कज़िन के साथ हुआ 1.5 साल तक उन्होंने उनको लंदन में वो आई मीन यूके लंदन में उनको टेनेंट ने अपना रेंट नहीं दिया। हाँ, तो ये कनाडा में भी बहुत होता है यस, ख़ास तौर पे दैट इज़ अ ओंटारियो के बिग अंदर। चैलेंज। हाँ। और अच्छा, उसमें अच्छा वो आपने याद दिलाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ। और ये अगेन दैट इज़ अनदर थिंग पीपल मिस आउट वेरी कॉमनली, एंड उसमें भी टाइमिंग मैटर करती है। नॉर्मली हम अगर कनाडा में, इफ आई एम अ कैनेडियन रेसिडेंट, मेरी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, टेनेंट मुझे जो है रेंट देता है 12 महीने, साल खत्म होता है, मैं टैक्स फाइल करता हूँ, जो अपना रेगुलर टैक्स है उसके अंदर रेंटल इनकम ऐड कर दूंगा। ड्यूरिंग द ईयर मैंने उस पर कोई टैक्स दिया नहीं है, हुँ, रेंटल इनकम ऐड कर दूंगा, जो भी टैक्स बनेगा वो मैं दे दूंगा, मतलब इन एडिशन टू माई इनकम। कभी बनेगा, कभी नहीं भी बनेगा, कभी इट कुड बी एनीथिंग, राइट? व्हेन यू आर नॉन रेसिडेंट, तो यू आर सपोज टू पे विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स का जहाँ भी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इट्स अ टैक्स बेस्ड ऑन सम परसेंटेज, जो कि आपने इन एडवांस देना है, ठीक है? दैट एडवांस कुड बी फाइनल लायबिलिटी, और दैट एडवांस कुड बी गेटिंग, यू कुड गेट इट बैक अगर आप फाइनल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इन रेंटल प्रॉपर्टी एज वेल, विच इज डिफरेंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स, कि आपको जो आपका अगर टेनेंट है, तो आपने विदहोल्डिंग टैक्स एवरी मंथ देना है, हुँ, ठीक है? अच्छा, एवरी मंथ का मतलब है जनवरी का टैक्स 15 फरवरी तक, फरवरी का 15 मार्च तक। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए, आपने कुछ सोचा ही नहीं उस बारे में, आप 1 साल बाद ख़्याल आया, स्पेशली आप अगर अर्लियर स्टार्ट ऑफ द ईयर हुए थे, फरवरी में हो गए थे। अगले साल टैक्स फाइल करने के टाइम पे आपने अपने अकाउंटेंट को बताया, बाय द वे मेरी रेंटल प्रॉपर्टी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑलरेडी इन अ वायलेशन, कि आपने उसका विथहोल्डिंग टैक्स पिछले 8-9 महीने, 12 महीने में नहीं दिया है, ठीक है? अच्छा, विथहोल्डिंग ना देने की पेनल्टी अलग है, इवन दो देयर माइट नॉट बी एनी टैक्स पेएबल। सही है? ओके। तो जस्ट बिकॉज़ मेरी प्रॉपर्टी लॉस में है, डज़न्ट मीन कि मुझे विथहोल्डिंग नहीं देना। हाँ, नहीं देने के तरीके हैं, बट यू कैन नॉट जस्ट अज़्यूम, यू हैव टू टेक एन अप्रूवल। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपने 25% ऑफ द ग्रॉस रेंट एज़ अ विथहोल्डिंग हर महीने सीआरए को देना है, हुँ, ठीक है? अच्छा, रूल ये कहता है वैसे टेनेंट को देना है, एंड इट्स नॉट जस्ट रेंटल प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी इनकम होगी, तो जो पेयर है उसने आपके पैसों में से पैसे काटने हैं और सीआरए को देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो बैंक आपके उसमें से 25% काटेगा, और वो सीआरए को देगा और बाकी आपको देगा, और आपको साल के एंड में एक स्लिप दे देगा, एनआर4 कहलाती है, कि आपने ₹100 कमाए थे इंटरेस्ट में, 25 हमने काट लिए हैं, 75 जो है वो हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है? अच्छा ये मुझे बताएँ कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है और उसके पास सिर्फ़ एक ही एसेट है हाँ, कनाडा में जो कि हाँ, प्रॉपर्टी है, हाँ, उससे रेंट आ रहा है लेट्स से $2000 का रेंट आ रहा है हर सही, महीने का। ठीक है।
अब वो जो $2000 का हर महीने का रेंट है, उस पे टैक्स आप बता रहे हैं कितना होगा? 25% बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट। बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट चाहे देना है। आपका वो जो टैक्स स्लैब है वो कुछ भी हो, क्योंकि अब तो है ही नहीं ना आपकी कोई इनकम वहाँ से अच्छा, अपार्ट नहीं फ्रॉम। उसमें उसमें आगे एक सिचुएशन है वो मैं बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट आपने दिया 25% ठीक व्हिच है। इज़ $500 सही है, हुँ, आप देते रहे, 12 महीने का आपने दिया 6000 एज़ पर लॉ दैट इज़ योर फाइनल लायबिलिटी। अब आप कुछ ना करें तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहेगी, कोई रिटर्न फाइल ना करें दैट्स ओके। आपने 6000 दे दिए, दे आर हैप्पी। बट यू कैन चूज़ टू फाइल योर रिटर्न। अच्छा, अब इसमें बीच में एक और चैलेंज भी है, जैसे मैंने कहा कि जो ये आपको देना था, ये तो आपके पेयर को देना था टैक्स। हुँ, टेनेंट तो कभी ये इस चक्कर में पड़ेगा नहीं कि भाई मैं क्यों देने बैठूँ, ये क्या है, वो क्या है। हुँ, टेनेंट कभी नहीं देता। हुँ। आप ही खुद अपने ऑनलाइन बैंकिंग से उसको पे कर रहे होते हैं। अब आपने पे किया है हर तो अब महीने पे आपको करना पड़ेगा हाँ? आपको, हर महीने पे करना हाँ, पड़ेगा। चलें वो तो कर दिया। अब हाँ, सवाल ये है कि अब आपको स्लिप कौन देगा? हुँ, जैसे मैंने कहा कि बैंक आपका डिडक्ट करता है तो आपको एक एनआर4 की स्लिप देता है ना। अच्छा, अब रेंट की वो स्लिप कौन देगा कि जी आपके रेंट में से 25% डिडक्ट हुआ है। आप अपने आप को तो स्लिप इश्यू नहीं करेंगे। हुँ, तो आपको सीआरए को एक लेटर लिखना होता है और उनसे कहना होता है जी मुझे प्रोफार्मा एनआर4 दे दें। ये देखें मैंने आपके अकाउंट में 6000 जमा कराए थे। वो और वो ऑनलाइन नहीं है, वो लेटरबाज़ी होनी है। वो लेटर आएगा, फिर उसके बाद आपको प्रोफार्मा एनआर4 आ जाएगा। उसके साथ आप अगर चूज़ करें कि मैं अपना रिटर्न फाइल करता हूँ, तो जो आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब है कि आपने इन आवर एग्ज़ाम्पल 2-2 हज़ार का रेंट दिया था। 2 हज़ार का रेंट था तो साल का 24,000 रेंट था। लेट्स सपोज़ उसके इनकम थी, उसके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 18,000, ठीक है? अच्छा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसमें? मॉर्गेज का प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का, रिपेयर, मेंटेन जो भी रेंटल रिलेटेड है एक्सेप्ट योर प्रिंसिपल। हुँ। क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका अपना है, वो दैट दैट यू ओन। तो नेट आपकी इनकम थी रेंट की, लेट्स सपोज़ 6,000, 18,000 का एक्सपेंस था, 6,000 बचे। 6,000 का तकरीबन 25% वुड बी योर पेएबल। थोड़ा-सा कम होता है बट लेट्स से 25% वो बना 1,500। आपने दे दिए थे 6,000 शुरू में, ठीक है। तो 4,500 वापस आ जाएँगे। लेकिन ये साइकिल जो है, अच्छा ये हर साल चलते रहना है साइकिल। हुँ, तो आपने जनवरी से दिसंबर तक दिया, फिर आपने अगले साल खत्म होने के बाद वो एनआर4 प्रोफार्मा माँगा, लेटर गया, लेटर आया, जवाब आया, प्रोफार्मा आ गया। आपने वो रिटर्न फाइल कर दिया व्हिच इज़ कॉल्ड सेक्शन 216 रिटर्न, वो फाइल कर दिया। ये होते-होते लेट्स से अप्रैल आ गया। उसकी डेडलाइन जून की होती है बट लेट्स से आपने जल्दी कर के भी अप्रैल में कर दिया। कितने महीने गुज़र गए? 16 महीने। मई में आपका रिफंड आ गया। बट बाय दैट टाइम 5 महीने का आप फिर से ज़्यादा दे चुके हैं। हुँ। तो वो साइकिल घूमता रहेगा। सही है? ये है डिफ़ॉल्ट तरीका व्हिच इज़ कॉल्ड एनआर4 मेथड। सो बेसिकली इफेक्टिव रेट कितना हो गया आपका? ऑलमोस्ट 25% ये नेट का। नहीं, आप लोग को रिफंड भी तो मिल रहा है आपको। हाँ, तो वो 25% नेट का बनेगा। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने जो शुरू में पे किया ना, वो एक सॉर्ट ऑफ एडवांस दिया था, ठीक है। सही है? अब उसके बाद गवर्नमेंट खुश है, भई आपने बहुत दे दिए पैसे, ना करना है ना करो फाइल। बट इफ यू फाइल तो वो आपको जो एक्चुअल टैक्स अप्लाई करेंगे, वो नेट पे करेंगे। हुँ। और नेट ऑब्वियसली कम ही होगा वर्सेस 25% ऑफ द ग्रॉस, ठीक है? तो आपको पैसे वापस आ जाएँगे। तो जो नेट इफेक्टिव रेट होगा, वो 25 ऑफ द नेट ही होगा। 25 ऑफ द नेट होगा। हाँ, तो इन आवर एग्ज़ाम्पल 24,000 का रेंट आ रहा था, ठीक है। 18,000 के एक्सपेंस थे, 6,000 बचा तो 6,000 का 25% हो गया और इसमें 1,500। मॉर्गेज के एक्सपेंस नहीं है। ये मॉर्गेज का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल नहीं है। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर मेंटेनेंस, कोंडो फीस, व्हाटएवर इट इज़, वो सब आ जाएगा। वो आपने माइनस किया, जो बच गया वो आपने उस पे टैक्स दे दिया। तो एंड रिजल्ट इज़ 25% ऑफ द नेट इफ यू फाइल द टैक्स रिटर्न, राइट? लेकिन वो पैसा कैश फ्लो वाइज़ आपको हर्ट करेगा, स्पेशली ठीक है। इफ यू आर इन द सिचुएशन जहाँ आपका बहुत ज़्यादा मॉर्गेज है या कुछ है। और ये चीज़ अगर बीइंग अ रेज़िडेंट उस केस में डिफरेंट होती है, या उस केस में तो सिंपली आपके टैक्स में ऐड हो जाएगा जो भी बकेट जो आपकी भी होगी। आपका हाँ, क्या कहते हैं उसको? टैक्स ब्रैकेट में आप होंगे, हाँ, जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट होगा हाँ। बिफोर दैट इनकम, वो रेट उस पे अप्लाई हो जाएगा। अब वो चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम वो हो। 40 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है, वो कुछ तो भी हो यानी कि सकता 25% अगर आपने देखा है जो नॉर्मली है। हुँ, होते हुए हुँ। नेट का कितना परसेंट बनता होगा? लेकिन नेट लेट्स का से ग्रॉस का 25। तो 25% है ना? नहीं, नहीं, नहीं। सॉरी, नेट का 25, तो नेट $2000 में से नेट कितना बनता होगा? ने मतलब वो कित तो बहुत अप्रॉक्स। वेरी करता है ना, किसकी मॉर्गेज कितनी है, किसका क्या हाँ, ये कितना भी है, है, सही बहुत सही। ज़्यादा वेरी करता है। हाँ, लेकिन ब अगर किसी की पेड ऑफ प्रॉपर्टी है, तो अच्छा खासा होगा। अच्छा, बट अगेन ग्रॉस क्योंकि से तो वो कम ही होगा मॉर्गेज, ना। हाँ, 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 एनीवेज़ ग्रॉस से तो कम है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स फिर भी देना है, इंश्योरेंस फिर भी देना है। हुँ। अगर वो कॉन्डो है, तो कॉन्डो फीस आपने फिर भी देनी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा?
हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट है। वो तो इंटरेस्ट। दुनिया में कहीं भी होगा ना, वो तो हाँ। एज़ अ रेसिडेंट भी होगा कि इंटरेस्ट है नहीं, तो कम मुझे तो देना। समझ नहीं क्योंकि हम लोग तो यूएई के अच्छा। अंदर रहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं कि टैक्स टैक्स किस चिड़िया का नाम है। हाँ, वो तो अब राइट, राइट। थोड़ा-सा देखना पड़ हाँ, रहा है, हाँ। वरना ये चीज़ तो एक है कि हमारा टैक्स नॉलेज जो है ना मेरी हुँ, बिल्कुल उस तरह की नहीं है क्योंकि अब हुँ। मैं ज़रूरत कौन ही नहीं पड़ती, बिल्कुल, ज़रूरत नहीं पड़ती उस बिल्कुल। तरह से। तो सही। अच्छा, तो लेकिन ये डिफ़ॉल्ट तरीका है। हुँ, अल्टरनेट इसका दिया गया है, बट अगेन टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, क्योंकि हुँ, अल्टरनेट यू कैन ओनली डू प्रीएम्प्टिवली, यू कैन नॉट डू रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है? तो अल्टरनेटिव ये है, आप सीआरए से एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एनआर6 एप्लीकेशन। उसमें आप सीआरए से रिक्वेस्ट कर दें कि जी मेरे प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी के ये हैं। अब वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, सबके लिए कर सकते हैं। ये है, नेट उसका ये बनता है। तो आई चूज़ टू पे 25% ऑफ द नेट ऑफ दिस ठीक है, अमाउंट। सही है। Once they approve it, you can directly pay 25% of the net instead of gross. Saves a lot of cash flow, एंड में टैक्स शायद उतना ही बनेगा अगर प्रोवाइडेड आपकी प्रोजेक्शन वही है जो कि एक्चुअल आपका था। तो एंड में टैक्स उतना ही बनेगा जो पहले वाले मेथड में बन रहा था। बट कैश फ्लो वाइज यू सेव अ लॉट। समटाइम यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग क्योंकि यू माइट हैव अ नेगेटिव कैश फ्लो, राइट? तो अगेन इसमें प्रिंसिपल नहीं ले सकते, सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं और बाकी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तमाम चीज़ें। बट स्टिल देयर आई हैव सिचुएशंस विद सम क्लाइंट्स के जो नेगेटिव में होते हैं इवन विद ऑल ऑफ दिस। तो दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग वर्सेस अगर वो पहले मेथड पे जाएंगे तो दे हैव टू पे लॉट ऑफ अमाउंट। फिर वो वापस लो, फिर वो पहिया घूमता रहेगा। तो हुँ, वो ऑप्शन है एनआर6 का जिसमें आप नेट का पे कर सकते हैं। 2-3 कंडीशन है। पहली चीज़, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, हुँ, तो पहले अप्रूवल लें फिर इसके बाद होगा। अच्छा, यूजुअली उसमें भी टाइमिंग मैटर करती है। अगर आप अक्टूबर में अप्रूवल मांगेंगे, वेरी लो चांसेस कि आपको अप्रूवल मिलेगा, कि साल वैसे ही एंड हो रहा है, ये हर साल करना होता है। तो दे माइट जस्ट से कि जी जनवरी जनवरी से अगला साल शुरू हो रहा है, दिसंबर में डाल देना उसका। तो वो बोलते नहीं है, लेकिन अप्रूवल कभी-कभी हुआ है ऐसा कि आया ही नहीं, इट नेवर केम। तो टाइमिंग अगेन मैटर करती है। अम, वर्सेस, और इफ यू मिस दैट जनवरी वाली टाइमलाइन, देन फिर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक तो हो गया कि आपने प्रीएम्प्टिवली अप्रूवल लेना है। दूसरा ये, अच्छा, और अप्रूवल में आपने ऑब्वियसली प्रोजेक्शन डालनी, सब डालना है, तो इट कुड नॉट बी कि मैंने अभी तक रेंट भी नहीं किया मैं अप्रूवल डाल दूँ। टाइमली होना चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट टेनेंट लीज़ साइन कर चुका हो, आपको नंबर्स पता हो, देन यू अप्लाई। दूसरा, एजेंट। आपका जो एजेंट होता है, अम, वो भी मैटर करता है। हाँ, सॉरी, व्हेन यू आर डूइंग दिस एनआर6, तो एजेंट इज़ अ मस्ट। एन एजेंट डज़न्ट हैव टू बी अ रियल एस्टेट पर्सन, डज़न्ट हैव टू बी अकाउंटेंट, लॉयर। इट कुड बी एनी एडल्ट कैनेडियन लिविंग इन कनाडा कैन बी योर एजेंट, हुँ, राइट? जो आपका, जो उस तक एडल्ट है कि वो एग्रीमेंट साइन कर सकता है, वो एजेंट हो सकता है। जस्ट दैट कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो सीआरओ उसके पीछे आएगा, राइट? तो दैट हैज़ टू बी समवन हू कैन ट्रस्ट यू। तो एजेंट हो गया। हाँ, तो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, एजेंट होगा। एंड इन दिस केस टैक्स रिटर्न फाइल करना मस्ट है। यू कैन नॉट चूज नॉट टू फाइल, यू हैव टू फाइल। एंड देन आपने, क्योंकि बात तो प्रोजेक्शंस पे की थी, सही है, वो तो ख्वाब है। हकीकत अगर अलग है, टेनेंट छोड़ के चला गया, 2 महीने आपका रेंट नहीं आया, या आपके कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, कोई रिपेयर का काम आ गया था, और तो योर नेट इनकम कैन बी डिफरेंट। एंड इफ हुँ। इट इज़ डिफरेंट और आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है वर्सेस व्हाट यू पेड, तो आप एक्स्ट्रा पे कर देंगे विदाउट एनी पेनल्टी। और अगर कम बन रहा है तो दे विल गिव यू बैक। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये तो हमने रियल एस्टेट पे प्रॉपर्टी की बात कर ली। अगर हम हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, हुँ, उनके जो डिविडेंड्स आते हैं, हाँ। लेट्स से हमारा एक $1,00,000 का मेरे पास कोई कैनेडियन स्टॉक्स पड़े हुए हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें अ, ईटीएफ्स को डिफरेंटली ट्रीट नहीं, करेंगे? नहीं, वही सेम, सेम ही होगा ना? हाँ। सेम। तो नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट्स के अंदर मेरे पास पड़े हुए हैं हाँ, ईटीएफ्स और स्टॉक्स। हाँ, उस केस के अंदर अगर डिविडेंड्स आते हैं, मेरे पास फ़र्ज़ करें 4% का यील्ड है मेरे पास, तो हाँ, 4,000 दिरहम्स मेरे पास, हाँ। डॉलर्स आ रहे हैं मेरे पास। हुँ। तो उस पे किस तरह का टैक्स इम्प्लीमेंट होगा? डिफ़ॉल्ट रेट 25% अगेन है, उस पे भी 25%, बट कनाडा और यूए की ट्रीटी है, सो इट कैन बिकम 15। 15%, ये तो ठीक है। वो, बट अगेन दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने ब्रोकरेज को बताएँ कि जी मैं नॉन रेज़िडेंट हो गया हूँ, ताकि वो उससे ट्रीट करें। हुँ, वरना होगा क्या है, वो साल के आखिर में आपको टी5 इज़ द स्लिप फॉर डिविडेंड। ठीक है। वो टी5 इश्यू कर देंगे। अब सीआरए का सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि एक तरफ ये बंदा हमारे सिस्टम में नॉन रेज़िडेंट है, उसका टी5 भी आ रहा है, ये हो क्या रहा है, राइट? सही। तो दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट कि आप टाइमली अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो वेयरएवर यू कैन गेट एन इनकम सो फ्रॉम, दैट इज़ यू हैव टू इम्पोर्टेंट कि इन्फॉर्म। आप अपनी मतलब ये टैक्सेशन को जो है ना इन लाइन रखें। और बाय द वे, अगर आपसे किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो बिल्कुल, नीचे बिल्कुल, हम कैलेंडर का लिंक है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, आपके अपॉइंटमेंट का बिल्कुल, बिल्कुल। वो लिंक डाल सकते हैं, इफ एनीबॉडी वांट्स टू हुँ, हुँ। डिस्कस एनीथिंग विद यू। सो बेसिकली हमने स्टॉक्स की बात कर ली, हमने रियल एस्टेट की बात कर ली। इसके अलावा कोई बिज़नेस अगर चल रहा हो आपका कनाडा में, तो उसको हाँ, कैसे डील करेंगे? अच्छा, बिज़नेस का ये है जनाब कि
वो थोड़ा-सा बड़ी केस टू केस सिचुएशन है। हुँ, बिज़नेस में देखा ये जाता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कनाडा में है कि नहीं, ओके। उस बिज़नेस की। इफ इट्स एन आर्किटेक्ट जो कि फ्रीलांसर है, वो यहाँ मूव हो गया तो यहाँ से काम कर रहा होगा। तो उसका बिज़नेस टेक्निकली उसके लैपटॉप के अंदर है, हुँ, ठीक है? तो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कनाडा में नहीं है, राइट? हुँ, तो जो उसके बिज़नेस की जो भी वैल्यू होगी वो भी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन होगी, ठीक है? हुँ, अब बिज़नेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हाउ टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द बिज़नेस। स्टॉक तो चलें ठीक है, को एक पब्लिक डाटा है, पता चल जाता है। पहले तो इवैल्यूएट करना चैलेंज है, देन इवैल्यूएट करने के बाद उस सीआरए को जस्टिफाई करना चैलेंज है और ऑब्वियसली उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बिज़नेस का जो है वो केस टू केस वैरी करता है। सो फ्रेंड्स क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने-अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है। उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कनाडा के बारे में तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर और अगेन किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो आपसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, नीचे कमेंट्स भी में भी डाल सकते हैं, आपके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज़ थिंग्स चेंज और बेस्ड ऑन दैट ग्रुप जो है ना बहुत फ़ायदा करता है इस हुँ, तरह की चीज़ों में, क्योंकि आपको फ्रेश इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनवैलिड हो जाती हैं कुछ टाइम बाद या इनवैलिड नहीं भी होती तो हुँ, आपकी सिचुएशन उस तरह की होती है जो कुछ लोग उससे गो थ्रू हो रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है। अक्सर ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पेशली इन क्रॉस बॉर्डर मैटर्स वो कहीं लिखी हुई नहीं है। हुँ, राइट? हुँ, दोज़ आर रूल्स ऑफ थंब, दोज़ आर द प्रोसीजर्स, दोज़ आर द प्रैक्टिसेस व्हिच आर फॉलोड। हुँ, तो वो आपको वहीं से पता चलेंगी जहाँ जिसने वो उस एक्सपीरियंस से गुज़रा है। गुज़रा हुआ है। हुँ, दैट कुड आइदर बी द पर्सन जो गुज़रा है उससे और दैट कुड बी द पर्सन जिसने उसका टैक्स फाइल किया। बिल्कुल सही बात। राइट? तो दैट्स व्हाई वो एक कम्युनिटी जो है दैट हेल्प्स अ लॉट। इस दफ़ा के लिए हम इस ग्रुप में ये कर रहे हैं कि जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर वो हमसे क्रॉस बॉर्डर की सर्विसेज़ लेते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने ग्रुप जॉइन किया, क्रॉस बॉर्डर की सर्विसेज़ लेते हैं और वो हमें एक गूगल रिव्यू छोड़ते हैं, तो they can be part of a draw which in which you can win like iPhone or iPad as well. So अच्छा, अच्छा। it could benefit you ज़बरदस्त, that way ज़बरदस्त। as well. चलिए। कनाडा आपसे पैसे ले रहा है लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पैसे वापस दें। अच्छा, अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मैं एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। डिस्कस क्या करना चाह रहा था, मेरे पास क्योंकि केस स्टडीज़ आ रही होती हैं, तो उसके अंदर मैंने अभी जब दिसंबर था यूएई में, तो काफ़ी लोग आए हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से मिला जो मैं काफ़ी लोगों से मिला जो बाय प्रोफ़ेशन डॉक्टर थे और उनमें फैमिलीज़ मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बीइंग डॉक्टर वो लोग काम कर रहे थे और मैंने ये देखा है कि डॉक्टर्स को आप कहीं भी बीट नहीं कर सकते। अगर वो यूएस का डॉक्टर है, तो फिर एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप आई थिंक दैट इज़ अ पिनेकल। उसके बाद जो भी बंदा है वो बिज़नेस तो कर सकता है और उनके उनके साथ जा सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और प्रोफ़ेशन बहुत मुश्किल है कि उनको बीट कर सके। लेकिन उसमें भी कुछ मैंने ऐसे लोग देखे जो यूएई आना चाह रहे थे। अच्छा, उनमें से एक साहब से मेरी आज बात हो रही थी इनफैक्ट आपसे बात करने से पहले ही। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि पॉसिबिलिटीज़ टू मूव टू यूएई, बहुत अच्छी पोज़ीशन पर वो न्यूयॉर्क में काम करते हैं। एंड यहाँ पर वो काफ़ी नाम नहीं ले रहा हॉस्पिटल्स का, लेकिन काफ़ी उनके कोलीग्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, नॉन यूएस कोलीग्स। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मुझे मैं फॉर फैमिली रीज़न्स वो मूव करना चाह रहे थे यूएई एंड देन ऑल्सो वो टैक्स के पर्पज़ की वज़ह से, ऑल्दो कि हम समझते हैं कि यूएस के अंदर बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मिलते भी हैं डॉक्टर्स को।
बट टैक्स भी उसी हिसाब से लगता है कि 45% के करीब अगर टोटल इनकम पे लग रहा है तो वो बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। तो वो उनको वो भी एक अट्रैक्टिवनेस मिल रही थी बट मुझे क्योंकि पता था तो मैंने उनसे ऐसे ही ज़िक्र किया कि भाई आप अब बीइंग अ यूएस सिटिज़न आपके ऊपर टैक्स लग रहा होता है। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर रहे होते हैं एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर। मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी बट दैट वाज़ अ सरप्राइज़ टू हिम और वो उनको नहीं पता था ये। वो थोड़ी देर तक तो वो गूगल सर्च करना ही शुरू कर दिया था उन्होंने कि वाक़ई ऐसा होता है। तो फिर वो जब देखा तो हमने कहा कि नहीं इसी तरह से है। देन ही रियलाइज़ दैट तो उसके बारे में बताएँ कि वाक़ई यूएस पर्सन के लिए इसीलिए मुझे लगता है कि यूएई के अंदर काफ़ी कम लोग यूएस सिटिज़न आपको कम नज़र आते हैं। हुँ। तो ऐसा ऐसा क्या सीन है जो यूएस सिटिज़न जो हैं वो उस इस तरह का टैक्स इम्पैक्ट करता है उनको? अच्छा, वैसे जब भी कहीं मैं कनाडा का डिपार्चर टैक्स डिस्कस करता हूँ, तो एंड में मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अगर ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा है कि कनाडा इज़ ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ इट्स टैक्सेस, यू विल बी थैंकफुल व्हेन यू लुक एट यूएस टैक्सेस। अच्छा, क्योंकि कनाडा एटलीस्ट आपको डिपार्चर लेके बोल तो देता है ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, आज़ाद हो तुम। हाँ। लेकिन यूएस नहीं छोड़ता। इफ यू हुँ, आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर, नॉट जस्ट सिटिज़न, इफ यू आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर, सही हुँ, है? और अ सिटिज़न, अम, आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है यूएस में, वेरेवर यू लिव। चाहे आप 1 दिन भी ना रहें, आपका घर भी ना हो, आपका कुछ भी ना हो। बहुत सारे तो वो भी होते हैं ना जो पैदा हो गए थे यूएस में, मेडिकल टूरिज़्म था जी, अम्मा-अब्बा ले गए, पैदा कर लिया। हुँ, तो दे आर सिटीज़न, वो दिन ज़िंदगी में 1 दिन भी नहीं रहे हों वहाँ पे, बट उनके पास यूएस पासपोर्ट है। तो उस पासपोर्ट को रखने की कीमत ये है कि आपने ज़िंदगी भर अपना यूएस टैक्स फ़ाइल करना है, ठीक है? अच्छा, उसमें एक चीज़ बता दूँ बाय द वे, अगर कोई मिस कर चुका है, तो यूएस ने एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी होती है व्हिच इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस। तो अगर हुँ, आपने ओवर द ईयर ऐसे बहुत केस आते हैं। मैं तो जी बचपन से था या 20 साल से था, मैं तो रह ही नहीं रहा था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो यूएस आपको ऑप्शन देता है कि आपने पिछले 3 साल के सर्टेन कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कै यूएस के अंदर तो ना रहते हो, वरना तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट एन ऑप्शन। हुँ, अंदर रहते तो टैक्स फाइल करना ही था। आप यूएस में नहीं रहते थे, आपने जो है और वो विलफुल नहीं है और कुछ और कंडीशंस हैं वो आप मीट करते हैं। तो इफ यू फाइल 3 इयर्स ऑफ टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल का, और आप 6 साल का एफ-बार फाइल कर दें। एफ-बार इज़ अ रिटर्न दैट यू नीड टू फाइल टू फिनसेन, व्हिच इज़ यूएस की यू कैन से मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग। उसको अगर आप फाइल कर दें, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं आपके क्या फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, हुँ, आउटसाइड ऑफ यूएस। तो आप 6 साल का एफ-बार और 3 साल का टैक्स रिटर्न फाइल कर दें इन अ सर्टेन फॉर्मेट, तो देन यू आर कंसिडर्ड कंप्लाइड। ऑब्वियसली अगर टैक्स बनता है तो टैक्स भी पे करना है, हुँ, बट देन यू आर कंसिडर्ड कंप्लाइड, हुँ, ऑल्दो वो पिछले 12 साल आपने ना किए हों। ठीक है? तो एक तो ये है, तो जो यूएस सिटीज़न है एंड ही इज़ इन दैट सिचुएशन, तो दैट इज़ समथिंग दे कैन डू एंड वी कैन हेल्प विद दैट। इसके अलावा अच्छा, अब नॉर्मल सिटीज़न की बात कर लेंगे जी, वो बंदा यूएस में रहता था और अब वो मूव हो गया। तो अगेन इट्स टैक्सेबल, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, आपका कोई टाइज़ ना हो यूएस से, इट इज़ टैक्सेबल, बट उन्होंने कुछ एक्ज़म्पशंस दी हैं। तो इट्स ब्रूटल बट नॉट दैट ब्रूटल। पहली एक्ज़म्पशन है व्हिच इज़ कॉल्ड फॉरेन अर्न्ड इनकम एक्सक्लूजन। फॉरेन अर्न इनकम एक्सक्लूजन इज़ वेरी सिंपल, एज़ लॉन्ग एज़ यू मीट द क्राइटेरिया, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं। एज़ लॉन्ग एज़ यू मीट द क्राइटेरिया, आपकी तकरीबन ये अमाउंट हर साल वेरी करता है। आई थिंक मोस्ट रिसेंट अमाउंट $1,20,000 है। तो अप टू $1,20,000 ऑफ $120,000 ऑफ यूएस डॉलर्स की इनकम जो आपने आउटसाइड कमाई है, फॉरेन इनकम है और अर्न्ड इनकम है, नॉट इन्वेस्टमेंट, नॉट रियल एस्टेट, नॉट इन्वेस्टमेंट। अर्न्ड इनकम है, व्हिच मीन्स आइदर योर बिज़नेस एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड और योर सैलरी। तो जो आपने अर्न की है वो उस पे एग्जम्पशन मिल जाएगी, उससे आपको टैक्स नहीं देना। सही है? पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इन एडिशन टू व्हिच इज़ दैट, अराउंड $10,000 पर डॉलर्स मंथ पर मंथ, यानी कि 36,000 के करीब दिरहम्स दिरहम, पर मंथ। हाँ, इससे इससे नीचे अगर आपकी इनकम है, अर्न्ड हम्म, इनकम, हाँ, तो आपको यूएस सिटिज़न होते हुए कोई परेशानी नहीं है टैक्स। परेशानी नहीं है, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों का अलग अलग है। हाँ, ठीक है, तो ग्रुप का फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो कहलाती है फॉरेन, लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर एक की इनकम है लेट्स से 30,000 दिरहम्स, दूसरे की है 70,000 दिरहम्स, या लेट्स से एक की इनकम है 30,000 दिरहम, दूसरे की इनकम है लेट्स से एक की इनकम है 50,000 दिरहम, दूसरे की इनकम है 10,000 दिरहम। हम्म, तो कंबाइन होके जाएगा या 40,000 वाले को या 50,000 वाले को फिर उस कैटेगरी में आना फॉल करेगा? कुछ आइडिया है इसका? अच्छा, यूएस की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे यू कैन फाइल अ मैरिड फाइलिंग जॉइंटली रिटर्न, ओके, विच और उसके अपने ही टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। तो विच मीन्स कि व्हेन यू फाइल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, तो आपका वो एक एक कंबाइंड काउंट होता है।
तो उसमें वो जो 1,20,000 है वो 2,40,000 हो जाता है। ओके, सो वो पूल होगा। वो पूल हो। अच्छा, इसके अंदर फिर इस तरह से है कि द $1,20,000 अगर किसी की है हुँ, तो $10,000 जो है वो महीने की होगी, यानी कि हुँ। 36,000 दिरहम्स बन जाएगी तकरीबन। तो इसके अंदर बेनिफिट्स, पर्क्स वो भी ऐड हो जाएँगे? यानी कि लेट्स से यहाँ पर तो फिर मिल रहा होता है ना, बच्चों की एजुकेशन, हुँ। हाउसिंग अलाउंस अलग से मिल रहा होता है, तो उस तरह की लेट्स से पर्सन को जो ये मिल रहे हैं हाँ, हाँ। बेनिफिट्स, ये इंक्लूड होंगे उसके अंदर? अच्छा, यूएस बेसिकली आपको एग्ज़म्पशन ज़रूर मिल रही है, लेकिन लॉज़ यूएस के अप्लाई हो रहे हैं और यूएस के लॉ ये कहते हैं कि एम्प्लॉयी को कोई भी बेनिफिट मिलेगा, इवन मूविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मूविंग एक्सपेंसेस भी? इवन मूविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इट यूज्ड टू बी कंसिडर अ डिडक्शन इन टैक्सेस, बट 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे फर्स्ट जब वो आए थे, तो दे इंट्रोड्यूस अ मासिव चेंजेस जिसको कहते हैं टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट। हुँ, टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट, या हुँ। तो जो है वो उसमें उन्होंने उसको हटा दिया था एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री प्रोफेशनल्स, उसके अलावा बाकी सबके लिए हटा दिया था। तो इवन मूविंग एक्सपेंसेस और कुछ भी आपको मिलता है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं हम बात कर रहे हैं एक्सपैट की। समबडी लिविंग इन यूएस अगर उसका एम्प्लॉयी उसको कोई और बेनिफिट दे रहा है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, इवन सो मच सो कि अगर आपका जो वो होता है ग्रुप इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयी देता है ना, उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट है कि अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस 50,000 से ज़्यादा की कवरेज दे रहा है तो उसके ऊपर का जो लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके ऊपर का जो प्रीमियम है वो भी टैक्सेबल है। ओके। अगर वो आपको कोई और पर्क्स दे रहा है वो भी टैक्सेबल है। हाँ, अब कुछ चीज़ों में वो डिडक्शन भी अलाउ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चाइल्ड केयर के लिए क्रेडिट दे रहा है एंड यू हैव डन एन एलिजिबल एक्सपेंस ऑफ चाइल्ड क्रेडिट, तो वो डिडक्टेबल है। मैं यूएस की बात कर रहा हुँ। हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखना इज़ अ बिट चैलेंज, बट लॉज़ यूएस के अप्लाई होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको आपको होम ऑफिस अलाउंस के नाम पे कुछ मिल रहा है, आपको किसी तीसरे नाम पे कुछ मिल रहा है, वो तमाम लॉज़ जो वहाँ अप्लाई होते हैं वो यहाँ भी होंगे, दैट इज़ योर इनकम। अच्छा, मैं तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये इतना सिम्प्लिफाइड नहीं है कि आप हुँ, सिर्फ़ सैलरी को देख लें, आपको फिर इसके अंदर देखना पड़ता है। अब वो कुछ लोग रिपोर्ट करें, कुछ ना करें, वो एक अलग सीन है, बट दिस हैज़ टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैं और सिम्प्लिफाइड कर दूँ, किसी की सैलरी 50,000 दिरहम्स है हुँ, पर मंथ, और उसको एग्ज़म्पशन है 36-37,000 दिरहम्स की, तो यानी कि वो आपको जो पर मंथ आपकी लायबिलिटी बन रही है, वो 13-14,000 दिरहम्स की बन रही है पर मंथ। इनकम नॉट लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वो इनकम। क्योंकि वो जो आपको 36,000 दिरहम की सैलरी होगी, वो हाँ, तो टैक्स फ्री होगी ना? हाँ, तो टैक्सेबल इनकम 40, टैक्स हाँ, सॉरी, टैक्सेबल इनकम आपकी हाँ, 13-14,000 दिरहम्स की है। यानी कि साल की अगर कर लें तो वो तकरीबन कोई लेट्स से 150,000 दिरहम्स के करीब हुँ, की हुँ, आपको वो इनकम ऐसी होगी जिस पे टैक्स देना पड़ सकता है। हुँ, सो वो टैक्स किस परसेंटेज से होगा हुँ, यूएस हुँ। के पर्सनल के लिए, और उसके ऊपर कोई मतलब डिडक्शंस किस तरह सही। से हैं, क्या अच्छा, हैं? अर्न इनकम एक्सक्लूजन में जब आपको एक्सक्लूजन मिलती है, तो उसके बाद अच्छा जो यूएस टैक्स के पर्सपेक्टिव से ना एक होती है डिडक्शन, एक होती है एक्सक्लूजन। डिडक्शन का मतलब है मेरी सैलरी थी मेरी इनकम थी $100, उस पे डिडक्शन हुई $25 की, तो अब मेरी 75 की सैलरी इनकम है और 75 के हिसाब से जो-जो ब्रैकेट बनते जाएँगे उस हिसाब से मैं पैसे देता जाऊँगा। एक्सक्लूजन में ऐसा नहीं है। एक्सक्लूजन का मतलब है कि उतने तक तो आपने नहीं देना है, लेकिन वो जो 36,000 दिरहम के ऊपर जो 36,001 दिरहम टिल 50,000 दिरहम जो बनता है, उसपे जो उसका ओरिजिनल रेट होता, वो आपने देना होगा। वो हुँ, जिस भी ब्रैकेट में फ़ॉल करता है, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ब्रैकेट। जो यूएस का यूजुअली 10% हो गया है, वो 10% से शुरू नहीं करेगा, वो उसी ब्रैकेट में जाएगा जहाँ पे वो फ़ॉल करता है। हुँ, ठीक है? तो ये तो हो गया एक आपका बेनिफिट जो कि अर्न इनकम एक्सक्लूजन का, तो इसका मतलब है कि इफ यू आर अ यूएस पर्सन यू आर कमिंग हियर, ऑब्वियसली डॉक्टर्स का केस डिफरेंट है, बट इफ यू आर कमिंग हियर एंड आप 35-36 हज़ार के अंदर हैं, तो इट्स वेरी सेफ नंबर टू प्ले विथ। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फाइलिंग ऑब्लिगेशन, बट यू माइट नॉट हैव एनी टैक्स टू बी पेड। सही है, हुँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है व्हिच इज़ कॉल्ड फॉरेन हाउसिंग एक्सम्पशन। हुँ, हुँ, दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द अर्न्ड इनकम एक्सक्लूजन दैट यू गेट। हुँ, हुँ, सही है? और वो बेस उसकी 16 है, अप टू 30 जाता है, फॉर सर्टेन सिटीज़ इट कुड बी इवन हायर। तो अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अर्न्ड इनकम कैन बी डिडक्टेड एज़ अ हाउसिंग एक्सक्लूजन। तो जो भी आपको मिला अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस, सब चीज़ें मिलके एक बकेट में चली गईं, व्हिच इज़ योर टोटल फॉरेन इनकम। उसमें से सर्टेन अमाउंट थी जो कि अर्न्ड इनकम एक्सक्लूजन थी। उस एक्सक्लूजन की सर्टेन परसेंटेज थी जो कि ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी एक्सक्लूजन है फॉर हाउसिंग। ठीक है? तो ये आपको सेकंड बेनिफिट मिल गया। थर्ड बेनिफिट जो आपको मिलता है व्हिच मे नॉट बी रेलेवेंट थिंग इन यूएई,
कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो उसका क्रेडिट भी मिल सकता है, बट देन इसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको टैक्स क्रेडिट लेना है, आपको एक्सक्लूजन लेना है। इट डज़न्ट वर्क बोथ वेज़। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी-सी रफ़ सी कैलकुलेशन कर रहा था हुँ, कि अगर किसी की इनकम जो है वो $50,000 है, हुँ, सॉरी दिरहम्स है पर जी, मंथ। तो 50,000 दिरहम्स जो है वो लेट्स से इनटू 12 डिवाइडेड बाय 3.67, तो ये तकरीबन कोई $163,000 बनती है साल हुँ, की। वहाँ पर टैक्स सिर्फ़ फेडरल की बात करें तो हाँ। कितने ऑलमोस्ट कितना रेट बन रहा होगा? 30-35% के करीब बन रहा होगा ये? 163 पे नहीं है, आई डोंट थिंक। इट वुड बी लेसर, लेसर। लेट्स से 30,000 30%, 25 25 के आसपास होगा, हाँ। 25% होगा। These are the brackets publicly available information है, so users should not rely on what I'm saying, हाँ। just check it online, but okay, let's argument say 25%. 25%, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा 14,000 दिरहम्स ऊपर आ रहे हैं, हाँ, जो मतलब लेट्स से ज़ीरो टैक्स इनकम थी, उससे हाँ, ऊपर 14,000 दिरहम पर मंथ आ रहे हैं, इनटू 12 एवरी मंथ, यानी कि हाँ, 168,000 दिरहम्स मुझको मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है एक तरह बिल्कुल, से। इसको मैं 25% अगर निकालूँ, तो तकरीबन ये मुझको 42,000 दिरहम्स बन रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि 50,000 दिरहम अगर किसी यूएस एक्सपैट की यूएई में सैलरी है, हाँ, और लेट्स से बहुत फॉर हाँ। सिम्प्लिफिकेशन से 42,000 का मतलब है तकरीबन 7% के आसपास ओवरऑल पूरी उसका बन रही है। बनेगा। हाँ, चलिए वो तो 7 पर, लेकिन मेरा मतलब ये है कि एक एक सिंपल एक्सपैट जो कि हुँ, अगर 50,000 दिरहम की सैलरी के ऊपर हाँ, है यहाँ पर हाँ, यूएस का, तो वो हुँ, एक्सपेक्ट कर सकता है कि साल का उसको 42,000 हाँ। दिरहम्स टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, जो आपने कैलकुलेशन की है ना, उसमें देखें इट्स मैथमेटिक्स के लिए तो सही है, बट उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्दर आपको डिडक्शंस मिलती हैं, तो एक्चुअली वो टैक्स रेट नहीं भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज़ कॉल्ड, व्हिच जो तकरीबन अगर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है, तो वो कोई 30,000 तक की डिडक्शन है। हुँ, हुँ। लास्ट ईयर 29,000 समथिंग थी, इस दफ़ा शायद 30 के ऊपर होगी। तो वो 30 भी आपकी इनकम से कटेंगे, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स इवन लेसर। फिर आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आपके बच्चे हैं, वो सर्टेन क्राइटेरिया मीट होता है तो। वो भी आपको मिल जाएगा, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इवन मेबी 40-50 पे भी बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा टैक्स रेट बने या शायद ना भी देना पड़े। तो देयर आर एवेन्यूज़, तो आई वुड से कि 50 तक तो इट्स अ वेरी सेफ नंबर, जहाँ पे आपके पास एवेन्यू होता है कि आप उसको निल पे ला सकते हैं या वो वेरी क्लोज़ टू निल ला सकते हैं। कैपिटल गेन्स भी देना होगा उसपे? यूएस हाँ, के केस के अंदर हाँ, हाँ, देना होगा? हाँ, कैपिटल गेन देना होगा। ओके। क्योंकि यू आर यूएस रेसिडेंट और वो यूएस है, तो देना है। यूएस सिटिज़न, हाँ, ओके। अगर मैं एज़ अ नॉन रेसिडेंट यूएस के स्टॉक्स रखता हूँ, तो मुझे नहीं देना हाँ, है। उस पे तो मैं नहीं, हाँ, मतलब समवन हाँ, हू इज़ कैनेडियन, हाँ, नॉन रेसिडेंट हूँ और नॉन यूएस पर्सन हूँ, और मेरा कैपिटल गेन मैं यूएस में करता हूँ, तो मुझे टैक्स नहीं देना। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इफ यू आर यूएस पर्सन, जस्ट लाइक कनाडा की बात है, कनाडा के रेसिडेंट है तो कनाडा में कैपिटल गेन पे टैक्स देते हैं, हाँ, हाँ, आप नॉन रेसिडेंट रहते हैं, नहीं देते। सही। जो काम कनाडा का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पे है, वो उनका वही काम यूएस। रेसिडेंसी पे अफेक्ट नहीं करता, वो सिटीजनशिप बेस्ड टेस्ट है। हुँ, तो अगर सिटीजनशिप है या ग्रीन कार्ड है, तो देन आपने देना है। हुँ, ठीक सही, है? ठीक है, सही अच्छा, है। तो ये हो गया, हमने बात कर ली अर्न इनकम एक्सक्लूजन, हाउसिंग एग्जम्पशन, और तीसरी हमने बात कर ली फॉरेन टैक्स क्रेडिट की, कि जो आपको 3 एवेन्यूज़ हैं जिस पे मिल सकता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पे देना है। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ जो होती है ना आपकी, अच्छा यूएस के जो मोस्टली फाइन्स लगते हैं ना, एक तो होता है कि आपने पेमेंट देर से की, आपने फाइल देर से किया, वो इतने बड़े फाइन्स नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। जो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लगती है ना, वो लगती है यूजुअली तब, जब आपका जबकि कोई खास टैक्स पेएबल भी ना हो, वो तब लगती है जब यू फेल टू फाइल समथिंग। सही है? अब डिक्लेयर समथिंग, डिक्लेयर समथिंग। ओके। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक आप यूएस में रहते हैं आपको डिक्लेयर करनी ही नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैदा हुए यूएस में, आप यूएस में ही रह रहे थे, हुँ, आप 40 साल की उम्र में यूएई आ गए। अब आपने यहाँ नौकरी शुरू की, एक बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट खोला, उसमें आपने पैसे डाले, सब कुछ हो रहा है, यहाँ रहने के लिए। ऑपरेटिंग अकाउंट है सिंपल, जिसमें कोई इनकम भी नहीं आ रही। आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि यार ये इसका क्या ताल्लुक है, इसमें तो कोई इनकम भी नहीं है। बट देयर इज़ अनदर रिपोर्टिंग जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, एफबार। एफबार इज़ अ रिपोर्टिंग जो यूएस टैक्स पर्सन्स को करनी है, नॉट टू सी आईआरएस बट टू फिनसेन। ऑल्दो उसकी डेडलाइन सारी टैक्स के साथ ही होती है ताकि लोगों को याद रहे। तो वो रिपोर्टिंग जो करनी है, उसमें अगर आपके किसी भी फॉरेन अकाउंट में, नॉन यूएस अकाउंट में $10,000 से ज़्यादा है, तो आपने रिपोर्ट करना है। इवन इफ यू डोंट ओन द अकाउंट एंड यू हैव अ साइनिंग अथॉरिटी। हुँ, अक्सर होता है ना कि जी वो पेरेंट्स हैं, वो ओल्ड एज में आ चुके हैं, तो बेटे को उन्होंने साइनिंग अथॉरिटी दे दी है, सही, राइट? दैट इज़ आल्सो साइनिंग अथॉरिटी। हुँ, अज़्यूमिंग उसमें 10 साल से ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो आउटसाइड यूएस का अकाउंट है, हुँ। दैट विल बी रिपोर्टेबल इन एफआर। तो अगर इसको इस तरह से लें कि कोई, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके यूएस सिटिज़न्स बच्चे हैं,
हाँ, और वो पेरेंट्स वहाँ पर हैं और वो पेरेंट्स के बिहाफ़ पे हुँ, अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, इसी अच्छा। तरह से आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अच्छा यूजुअली जो यूएस में रहता है उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उसके ज़्यादातर चीज़ें यूएस में ही होगी ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता जो बोर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पर है। या जो परमानेंट मूव हो गया पाकिस्तान में सारा चैप्टर क्लोज़ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अब आ गया है यूएई उसके तो ऑब्वियसली अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा तो होंगे ही होंगे, हुँ, राइट? और वो दैट कैन बी ईज़िली मिस्ड, ठीक हुँ, है? इसी तरह से एक और होती है इनकी रिक्वायरमेंट, ये तो 10,000 की थी ना? हुँ, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट जो कि 50,000 पे शुरू होती है, फॉर्म 8930 अच्छा उसके डिफरेंट थ्रेशोल्ड हैं, आप इनसाइड यूएस हैं तो वो कम है, थ्रेशोल्ड के कम अमाउंट पे रिपोर्ट करना शुरू करना है, आप आउटसाइड यूएस है तो वो ज़्यादा है। बट ये जो एफबार बोल रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो अगर आपका मेबी आपके अकाउंट में इतने पैसे ना हो लेकिन आपका आईबीकेआर का अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है और उसमें आपने ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स की हुई 10,000 से ज़्यादा है, यू हैव टू रिपोर्ट। हुँ, दैट इज़ समथिंग पीपल ऑफन मिस, हुँ। ठीक है ना? तो वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। पाकिस्तान का के अंदर बीइंग पाकिस्तानी हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। है। हुँ, लेकिन जब आप जो है डिफरेंट टेरिटरी के अंदर जाते हैं, हुँ, अब तो यूएई के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। बिल्कुल, बल्कि इसके ऊपर हम अलग से भी बात करेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट अच्छा सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है लायबिलिटीज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें मुझे आपसे बात करते के अभी पता चला कि इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, हुँ, जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं था और हुँ, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में नहीं होता। वो हम अलग से अभी एक छोटी-सी मैं बिल्कुल, वीडियो बनाने का सोच रहा बिल्कुल। था। क्योंकि वो मेरा बेटा खुद कनाडा में है, उसकी बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट हम उसकी फ़ीस पे करते हैं एंड आई केम टू नो फ्रॉम आमिर के उसको हम टैक्स रिफंड एक ख़ास लेवल के ऊपर ले सकते हैं, ऑल्दो कि ना मैं कैनेडियन हूँ, ना वो कैनेडियन है, वो ना पीआर होल्डर है, कुछ भी नहीं है मतलब फिर भी हम उसकी हुँ, टैक्स रिफंड किस तरह से ले सकते हैं, उसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएँगे, तो वो जाके देख सकते हैं जब वो वीडियो आ जाए। थैंक यू वेरी मच आमिर इट वाज़ नाइस मीटिंग और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं क्योंकि मेरा जब भी कॉन्टैक्ट होता है लोगों के साथ तो मुझे खुद भी नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ एंड आई रेफर सम पीपल टू यू बैक एज़ वेल क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि नॉट एवरीवन इज़ सेन इनफ कि वो इतनी चीज़ों के अंदर हेसल के अंदर जा सके खुद से फाइलिंग करने के लिए या टैक्स समझने के लिए, तो ज़रूरत भी नहीं है आपको अगर आपके पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो अगेन इफ यू वांट टू कनेक्ट विद आमिर नीचे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड मैं एक वीडियो अभी सोच रहा था बनाने का क्योंकि आमिर ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो कि मेरे अपने लिए काम के लिए थी क्योंकि जब ये इस तरह की बातें आप कर रहे होते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह की, तो इसमें टैक्स रिफंड भी एक चीज़ होती है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट, बीइंग नॉन सिटिज़न मैंने अपने बच्चे को जब कनाडा भेजा है, तो वहाँ पर मुझको एक ऑप्शन मिला कि उसमें ऑल्दो कि लोगों को बाद में पता चलता होगा लेकिन यू कैन प्लान दिस फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप अगर बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कुछ फीस पे कर रहे हैं तो उसके उसके बदले में आपको कुछ रिफंड भी मिल सकता है। तो उसके लिए अभी अलग से एक वीडियो भी हम बनाएँगे तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो होगी। अगर इस वीडियो से पहले आई तो मैं उसका लिंक लगा दूँगा, अगर बाद में आई तो ज़रूर उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड आमिर कुछ कहना चाहेंगे? It's just that cross border is matter of timing, or whether it's me or anybody else, take help of the professional. uh, because में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बाद में उसको रिपेयर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, हुँ, so better to think ठीक wisely and take हुँ, those decisions. And as I said in the beginning, everyone has a different situation. If you guys are thinking about moving, good luck with your move. um, think wisely and then take your decision. चलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।